Hello, friends. Welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and your JIGL went well as well. And I am back with company law revision lecture on part B. तो part B जो है वो सबसे important portion है company law का, तो इसे रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप अपने नोट से रिवाइज कर सकते हो फाइन, लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम किसी की लेक्चर सुन ले तो मैं अच्छे से रिवाइज हो. सो फॉर दैट आई एम ब्रिंगिंग अप दिस लेक्चर. अब इस लेक्चर से पहले मैंने कंपनी लॉ के 20 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बताए थे, प्रोसीजर्स बताए थे, मिनट्स बताए थे. प्रोसीजर्स एंड मिनट्स जो है वो मैं इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करूंगी. उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. छोटी सी वीडियो है, उसमें आपको प्रोसीजर्स भी समझ आ जाएंगे और मिनट्स का टॉपिक भी समझ आ जाएगा. बाकी टॉपिक्स के लिए लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स पावर्स. राइट, बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपको पता ही होगा वैसे तो, बट फिर भी बता देती हूँ. सो बेसिकली अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 3 डायरेक्टर्स की जरूरत होती है. अगर पब्लिक प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 डायरेक्टर्स की जरूरत होती है और ओपीसी में 1 और मैक्सिमम 15. और अगर 15 से भी ज्यादा करने हैं तो स्पेशल रेजोल्यूशन से आप ये नंबर बढ़ा सकते हो. राइट, मूविंग अहेड टू वुमेन डायरेक्टर. वुमेन डायरेक्टर जो है सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 कहता है एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए. सारी लिस्टेड कंपनीज में तो एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर होनी ही चाहिए. और जो पब्लिक कंपनीज है जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ और मोर है और टर्नओवर 300 करोड़ और मोर है, यानी कि एनी ऑफ द वन, अगर ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई होती है तो उन्हें भी वुमेन डायरेक्टर रखने की जरूरत है विद पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 100 करोड़ और मोर और टर्नओवर ऑफ 300 करोड़ मोर. इसके ऊपर क्वेश्चन आया था पिछले से पिछले अटेम्प्ट में, तो छोटी सी बात है जो आपने याद रखनी है बहुत ध्यान से. पहली बात, लिस्टेड कंपनी में तो कोई भी कितना भी शेयर कैपिटल हो, कितनी भी टर्नओवर हो, एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए. प्राइवेट कंपनी में जैसे कि मेंशन्ड नहीं है, प्राइवेट कंपनी में वुमेन डायरेक्टर रखने की कोई भी प्रोविजन नहीं है. थर्डली, पब्लिक कंपनी में, पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी है जहां पे हमें ये देखना पड़ता है क्या पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा है या नहीं, या फिर टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा है या नहीं. तो इस तरीके से आपने ध्यान देना है. मूविंग अहेड टू नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप. सो नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स, अब डायरेक्टर्स और डायरेक्टरशिप में क्या फर्क होता है. जब हम कहते हैं नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, उसका मतलब है आप कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि ये कंपनी है, इस कंपनी में इतने डायरेक्टर होने चाहिए. जब हम कहते हैं डायरेक्टरशिप्स, ये पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं डायरेक्टर बनना चाहती हूँ, मैक्सिमम कितनी कंपनीज में डायरेक्टर बन सकती हूँ, मैक्सिमम 20 कंपनीज में डायरेक्टर बन सकती हूँ. और इसमें से भी 10 कंपनीज ही होनी चाहिए जो कि public companies हो. Right, and this includes the directorship in private companies that are either holding or subsidiary of a public company. कोई भी private company अगर वो एक public company की subsidiary या holding है तो वो भी इस 10 में ही काउंट होंगी. और ये काउंट करते वक्त आपने डोरमेंट कंपनी कंसिडर नहीं करनी. देखो, ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप जरूर काउंट करनी है. मोस्टली बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं कि ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप करनी है या नहीं करनी. बिल्कुल, ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप भी आपने जरूर काउंट करनी है. राइट, मूविंग अहेड टू एडिशनल रिक्वायरमेंट्स फॉर लिस्टेड एंटिटीज. सो लिस्टेड एंटिटीज की कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है, वो आप देख लो. क्या कहता है, पर्सन जो है नॉट मोर देन 8, अभी के लिए तो 7 ले लो बिकॉज विद इफेक्ट फ्रॉम April 1 2020 इट इज 7. कोई भी पर्सन है वो 7 लिस्टेड कंपनीज से ज्यादा लिस्टेड कंपनीज में डायरेक्टर नहीं हो सकता. और अगर कोई पर्सन है जो किसी लिस्टेड कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर है या मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर बनना चाहता है तो वो 3 लिस्टेड एंटिटीज से ज्यादा की कंपनीज में, लिस्टेड कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता. कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी लिस्टेड कंपनी में या तो WTD है या तो मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है तो वो 3 लिस्टेड कंपनीज से ज्यादा कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता. अदरवाइज क्या है, अगर कोई और पर्सन है तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है इन 7 लिस्टेड एंटिटीज. 3 बातें याद रखना, कोई भी पर्सन है वो मैक्सिमम 7 लिस्टेड एंटिटीज में ही अपना जो है डायरेक्टरशिप कर सकता है. सेकेंडली, अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी बनना चाहता है तो भी वो नॉट मोर देन 7 लिस्टेड एंटिटीज में नहीं बन सकता. थर्डली, लेकिन अगर यही पर्सन किसी भी लिस्टेड एंटिटी में WTD या MD है तो फिर ये सिर्फ 3 लिस्टेड एंटिटीज में ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है. राइट, मूविंग अहेड टू बाय मींस ऑफ रेजोल्यूशंस पास्ड एट द मीटिंग. 179 में पावर्स ऑफ बोर्ड हम डिस्कस करते हैं. तो ये वो चीजें हैं जो हमेशा बाय मींस ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड एट द मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड में ही डिस्कस होने चाहिए. यानी कि बोर्ड मीटिंग में ये चीजें डिस्कस होनी चाहिए, जैसे कि टू मेक कॉल्स, टू ऑथराइज बायबैक, टू बोरो मनी, टू इशू सिक्योरिटीज, इन्वेस्ट इन फंड्स, ग्रांट लोन्स, अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डाइवर्सिफाई, अमेलगमेशन, ये सारी चीजें. फिर आती है डेलीगेशन ऑफ बोर्ड. जो पावर्स ऑफ बोर्ड है वो सेक्शन 179 में डील करता है, लेकिन ये आगे डेलीगेट भी कर सकती है. डेलीगेशन का मतलब
मतलब होता है ट्रांसफर करना। तो कौन कौन सी ऐसी पावर्स है जो बोर्ड डेलीगेट कर सकती है? टू बोरो मनी डेलीगेट हो सकता है, टू इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ द कंपनी डेलीगेट हो सकता है, टू ग्रांट लोन्स और गिव गारंटी और प्रोवाइड सिक्योरिटी सब डेलीगेट हो सकता है, कैन बी डेलीगेटेड अफॉरमेंशन्ड पावर्स बाय पासिंग अ बोर्ड रेजोल्यूशन। बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके सिंपली डेलीगेट कर सकते हैं, इन फेवर ऑफ किसी कमेटी के फेवर में, मैनेजिंग डायरेक्टर के फेवर में, मैनेजर के फेवर में, या प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी के फेवर में। मूविंग फर्दर टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑन पावर्स ऑफ द बोर्ड। वैसे यहाँ पे मैं आपको बोलूंगी कि अगर आपने मेरी 20 न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वो देख लेना, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो ये तो मैं आपको वैसे तो मैं समझा दूंगी, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर 180 टॉपिक के ऊपर एक या दो न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए थे, वो अगर आपको समझ आ जाएंगे तो आप इजिली इसे सॉल्व कर पाओगे। तो बोर्ड एक्सरसाइज कर सकता है बाय आफ्टर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, अगर वो सेल, लीज या डिस्पोज ऑफ करता है अंडरटेकिंग। अब एक ऐसी अंडरटेकिंग है जिसकी जो इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी है दैट एक्सीड, इस अंडरटेकिंग में जो कंपनी बोर्ड बेच रही है, ठीक है, जो अंडरटेकिंग बोर्ड बेच रही है उसमें कंपनी का नेटवर्थ एक्सीड्स, इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी एक्सीड्स 20% ऑफ इट्स नेटवर्थ, और एन अंडरटेकिंग विच जनरेट्स 20% ऑफ द टोटल इनकम। यानी कि वो ऐसी एंटिटी नहीं है कि उससे हमें कुछ रेवेन्यू नहीं हो रहा है या हमने इन्वेस्टमेंट नहीं की, तो फिर आपसे क्यों बेच रहे हो? तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस आती है, इस केस में आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। सेकेंडली, अगर कंपनी, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं मेजरली कि बोरोइंग्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि अब कंपनी कितना बोरो करे। आई थिंक 2-3 क्वेश्चंस मैंने उसमें करवाए थे, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है वो देख लो, बिकॉज वैसे न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। तो अगर कंपनी एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम से ज्यादा का लोन बोरो करती है मनी, तो उस केस में जो है आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है। उसमें 2-3 क्वेश्चन से, दो तो मुझे याद आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन थे कि उन्होंने बोला कि इतना इतना है, अब आप बताओ कि कंपनी बोरो कर सकती है या नहीं कर सकती, और कंपनी जो है वो स्पेशल रेजोल्यूशन से करे या ना करे, तो वो आप देख लेना। उसके बाद है इन्वेस्ट अदरवाइज इन ट्रस्ट सिक्योरिटीज बाय रिजल्ट ऑफ एनी मर्जर और अमेलगमेशन, या तो रिमिट और गिव फॉर रीपेमेंट ऑफ एनी डेट ड्यू फ्रॉम अ डायरेक्टर। तो ये चारों केसेस में स्पेशल रेजोल्यूशन पास आपको करवाना ही पड़ेगा। उसके बाद बारी आती है बोर्ड कमेटीज की। बोर्ड कमेटीज क्या होती है? देखो, सारा काम बोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो वैसे तो ऑफकोर्स काम करते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, एक्सपर्ट्स हो जाते हैं, डेलीगेशन हो जाती है, और जो बोर्ड कमेटी है वो एक चीज को डील करती है, तो वो बहुत सही रहता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी ऑल्सो, अच्छे से चीजें जो है वो डील होती है। अब हम शुरू करेंगे सबसे पहले ऑडिट कमेटी। अब क्योंकि लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी की बात आती है, तो यहाँ पे हम ये चीज देखते हैं कि कंपनीज एक्ट क्या कहता है, एंड जो हमारा सेबी है, यानी कि लिस्टेड कंपनीज के लिए एक्ट क्या कहता है, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑडिट कमेटी की। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑडिट कमेटी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर फोकस करके जाना। ऑडिट कमेटी में आता है ये सेक्शन 177, और इसमें सिर्फ ये रेगुलेशन का नाम ही लर्न कर लोगे काफी है, नंबर लर्न करने की जरूरत नहीं। एप्लीकेबिलिटी किस किस पे? ऑडिट कमेटी की एप्लीकेबिलिटी every listed public company, all public companies with paid up share capital of 10 crore or more, all public companies having turnover of 100 crore or more, or all public companies having aggregate outstanding loans, debentures and deposits exceeding 50 crore। so listed entity में तो सारी listed entity। अब listed entity की जब हम बात करते हैं ना, वहाँ पे कोई ऐसा threshold नहीं आता कि इतनी लिमिट होनी चाहिए, इतनी लिमिट होनी चाहिए। देन मेंबर्स, यहाँ पे 3 मेंबर्स, मिनिमम ऑफ 3 मेंबर्स होने चाहिए, और मेजोरिटी होनी चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की। मिनिमम होने चाहिए 3 डायरेक्टर्स विद मेजॉरिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। यहाँ पे वो कहते हैं मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, 2/3 डायरेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और अगर कोई ऐसी लिस्टेड एंटिटी है जो स्पेशल राइट्स इक्विटी शेयर्स दे रही है, तो उस केस में ऑडिट कमेटी शैल कंप्राइज ओनली ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ही होंगे। चेयरमैन कौन होगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी, इसमें थोड़ी सी डिफरेंस आती है। अगर जो कंपनीज एक्ट है वो ये कहता है कि मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ऑडिट कमेटी जो है वो रीड एंड अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या होता है, कंपनी में सिर्फ सीएस नहीं होते, या वो लोग नहीं होते जिनका बैकग्राउंड अकाउंट्स का होता है, मोस्टली लोग होते हैं, नॉट मोस्टली मतलब अलग अलग फील्ड से लोग होते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड से हो सकते हैं और किसी फील्ड से हो सकते हैं। तो हमें ऑडिट कमेटी में ऐसे लोग लेने हैं जो एक्चुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ सके, ठीक है। यहाँ पे मेजॉरिटी वर्ड यूज किया है, लेकिन सेबी क्या कहता है, लिस्टेड कंपनी में उन्होंने बोला है ऑल द मेंबर्स शुड बी फाइनेंशियली लिटरेट। फाइनेंशियल लिटरेट मतलब उन्हें नॉलेज होनी चाहिए। अगर ऑडिट कमेटी में रह के वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही डिकोड नहीं कर सकते, एनालाइज नहीं कर सकते, तो फायदा क्या है, ठीक है। तो पहले तो सारे के सारे मेंबर्स जो है वो फाइनेंशियल लिटरेट होने चाहिए, और एक एटलीस्ट
एटलीस्ट उनमें से फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक है, सारे फाइनेंशियल लिटरेट हो और कोई एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपर्ट भी होना चाहिए। रूल ऑफ ऑडिट कमेटी क्या है, अब क्या है ना, सेबी के केस में क्या होता है, ये रोल थोड़ा बढ़ जाता है, तो मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि ये तो आप लर्न कर ही लो, और सेबी के केस में भी आप सेम लिख सकते हो, सेबी में ज्यादा ही है, लिस्टेड कंपनी में थोड़ा ज्यादा ही है, बट एटलीस्ट आप ये भी लर्न कर लोगे तो हो जाएगा। तो मेजर बात क्या है, ऑडिट कमेटी है, रिकमेंडेशन, अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन ऑफ टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर से रेट जितना भी उसको रेकमेंड करना है, उसको अपॉइंटमेंट रेमुनरेट यही करते हैं। रिव्यू एंड मॉनिटर द ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अप्रूवल और एनी सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन, स्क्रूटनी ऑफ इंटरकॉर्पोरेट लोन्स एंड वैल्यूएशन। पावर क्या 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 ऑडिट कमेटी के पास, ऑफ कोर्स दे कैन कॉल फॉर कमेंट्स ऑफ द ऑडिटर्स अबाउट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स कैसे चल रहे हैं, स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है, डिस्कस एनी रिलेटेड इशू, वो ऑडिट से रिलेटेड कोई इशू डिस्कस करना चाहते हैं इंटरनल ऑडिटर से, स्टैट्यूटरी ऑडिटर से, और किसी भी मैटर को इन्वेस्टिगेट करना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना ये इस तरीके से लिखा है, बट आई डोंट लाइक दिस, राइट इट इन पॉइंट। सबसे पहले है टू इन्वेस्टिगेट एनी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी को इन्वेस्टिगेट करना। सेकंड, सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एन एम्प्लॉय, किसी भी एम्प्लॉय से वो पूछताछ कर सकते हैं। थर्ड, ऑब्टेन आउटसाइड और अदर लीगल एडवाइस, जरूरी नहीं है कि अगर कंपनी में एक्सपर्ट्स हैं उन्हीं से लेना है, आउटसाइडर आप एडवाइस भी ले सकते हो। एंड सिक्योर अटेंडेंस ऑफ आउटसाइडर्स एंड रेलेवेंट विद रेलेवेंट एक्सपर्टाइज। तो ऐसे 1 2 3 4 लिखा करो, ऐसे मत लिखा करो, पेपर में भी ऐसे मत लिखना, इट इज नॉट अ गुड प्रेजेंटेशन। ऐसे लिखा करो 1 2 3 4 5 पॉइंट्स में, जहां पे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो कंपनीज एक्ट ना किसी भी कमेटी की मीटिंग की फ्रीक्वेंसी की बात करती नहीं है, वो कहती है कि या तो बोर्ड डिसाइड कर दे, ठीक है, एज ऑफन एज नेसेसरी, या बोर्ड डिसाइड कर दे। और यहाँ पे जरूर दी है, उन्होंने बोला 4 टाइम्स अ ईयर मिलना है, नॉट मोर देन 120 डेज का गैप नहीं होना चाहिए, जस्ट लाइक बोर्ड मीटिंग, ठीक है। कोरम की अगर हम बात करें तो अगेन कोरम के लिए भी कुछ नहीं बताया, अगर तो कोरम बोर्ड बता देती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर बोर्ड भी कोरम नहीं बताती है देन ऑल द मेंबर्स आर कोरम। कंपनीज एक्ट में ये जो 2 पॉइंट्स है ना 8 एंड 9 इस साइड वाले, कंपनीज एक्ट वाले, ये हर जगह पे सेम है, ठीक है, ये हर जगह पे सेम। और यहाँ पे कोरम कितनी है, शैल बी 2 मेंबर्स और 1/3 whichever is higher or greater and at least 2 shall be independent डायरेक्टर्स। तो ये टेबल जो है ये एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टडी मटेरियल है, ठीक है, फिर भी इसका जो पीडीएफ हो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, तो आप देख लो कि किस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट इज एनआरसी, जो कि नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी, ये सेक्शन 178, इसकी भी एप्लीकेबिलिटी सेम है, एप्लीकेबिलिटी वाला पॉइंट भी सेम है जो हम ऊपर पढ़ के आए, तो एक ही जगह पे आप लर्न कर लो। मेंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो 3 और मोर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए, आउट ऑफ विच नॉट लेस देन हाफ शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। अब इस एनआरसी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की बहुत मतलब कि आप चीजें पढ़ोगे कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए, नॉट आप एन से याद रख सकते हो, ठीक है, नॉमिनेशन एन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो कंपनीज एक्ट कहता है 3 और मोर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए, जिनमें से आधे से ज्यादा जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। और लिस्टेड कंपनीज के लिए सेबी क्या कहता है, कमेटी shall comprise of at least 3 directors, all the directors of the committee shall be non-executive, सारे ही नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए, एट लीस्ट 50% जो है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और अगर एसआर इक्विटी शेयर्स इशू करके रखें तो 2/3 जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ये टेबल से क्या होता है ना, इन टेबल से आपकी लर्निंग पावर जल्दी हो जाती है, ठीक है, ये चीजें जो है अगर आप टेबल फॉर्म में करते हो तो वो काफी वो हो जाती है, क्विक हो जाता है, तो दैट विल रियली रियली हेल्प। देन चेयरमैन जो है अगेन इट डज नॉट प्रिस्क्राइब द चेयरमैन एंड रेम्यूनरेशन शैल बी, डज नॉट प्रिस्क्राइब द चेयरमैन ऑफ द नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी शैल बी, तो ऐसा कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं करती, यहाँ पे जो बताती है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जी। रोल क्या है इनका, आइडेंटिफाई करना। नॉमिनेशन क्या होता है कि मतलब कि क्वालिफाइड कौन है डायरेक्टर्स के लिए, कौन अपॉइंट हो सकता है, रेकमेंड टू द बोर्ड फॉर अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल, स्पेसिफाई द मैनर फॉर इफेक्टिव इवैल्यूएशन कैसे होगी। अब स्पेशली ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की इवैल्यूएशन है यही करते हैं, ठीक है। देन रेकमेंड द बोर्ड। फ्रीक्वेंसी, अगेन फ्रीक्वेंसी और कोरम जो है वो हर एक में सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी वही कहते हैं एज, और मतलब अगर तो खुद डिसाइड कर ले, बोर्ड डिसाइड कर ले, अथॉरिटी डिसाइड कर ले तो बहुत अच्छा, अदरवाइज एज रिक्वायर्ड आप मिल सकते हो। और कोरम में भी सेम वही चीज है, अगर बोर्ड डिसाइड कर दे तो ठीक है, अगर कोरम नहीं है तो ऑल द मेंबर्स आर कोरम। यहाँ पे एटलीस्ट वंस इन ईयर तो आप जरूर मिलो, ये उन्होंने कहा है। और यहाँ पे है कोरम जो है दैट शैल बी 2 मेंबर्स और 1/3 विच एवर इज ग्रेटर विद एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये जैसे मैं लिखती हूँ ना, इट्स अ वेरी इजियर वे टू अंडरस्टैंड कि मतलब व्हाट आर वी सेइंग एंड हाउ आर वी लर्निंग, और इजिली लर्न भी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी। अब स्टेक होल्डर हर पर्सन है, शेयर होल्डर भी, क्रेडिटर भी, हर कोई स्टेक होल्डर है, डिबेंचर होल्डर भी। तो 78 सबसेक्शन 5 से हम डील करते हैं, दिस इज रेगुलेशन 20
राइट। रिगार्डिंग दिस एप्लीकेबिलिटी, देखो जिस भी कंपनी में मोर देन 1000 स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स भी स्टेक होल्डर है, डिबेंचर होल्डर भी स्टेक होल्डर है, डिपॉजिट होल्डर्स एंड एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर्स। तो जहां 1000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं वो जो है उस कंपनी में एसआरसी होनी चाहिए, स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी। जो लिस्टेड एंटिटी में तो हमने नंबर देखना ही नहीं है, ये चीज आपने हमेशा याद रखनी, जहां बात लिस्टेड की आ गई वहां हम नंबर कंसिडर नहीं करते। मेंबर्स जो है एज मे बी डिसाइड बाय बोर्ड, कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन उन्होंने लगाई नहीं है। और यहाँ पे है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल कॉन्स्टिट्यूट 3 डायरेक्टर्स विद एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और अगर लिस्टेड स्पेशल राइट शेयर्स है तो उस केस में 2/3 ऑफ द स्टेक होल्डर्स टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। चेयरपर्सन की बात करें तो यहाँ पे जो चेयरपर्सन है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो चेयरपर्सन है दोनों ही केसेस में उन्होंने यही बोला है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए। राइट, रोल क्या है, ऑफ कोर्स अब कोई भी स्टेक होल्डर होता है उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हम कब वो करते हैं कि भाई जब प्रॉब्लम आती है तो किसके पास जाए, तो जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है, जो भी उनकी ग्रीवेंसेस है, उन्हें सुनना और उन्हें रिजॉल्व करना। रोल ऑफ स्टेक होल्डर जो मोर और लेस सेम ही है, फ्रीक्वेंसी सेम है, दिस इज वंस इन अ ईयर। फिर अगर पेनल्टी क्या है, 177 178 की अगर आप कॉन्ट्रीव्यून करते हो तो पेनल्टी कंपनी की है 5 lakhs एंड ऑफिसर एंड डिफॉल्ट की है 1 lakh। ठीक है, हाँ अगर बाई चांस एसआरसी गुड फेथ में वो रिजॉल्व नहीं कर पाती है तो फिर वो पेनल्टी में नहीं आता। फिर बारी आती है पावर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। अब जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है इसमें यही है कि जो प्रोविजंस क्या कहते हैं कंपनीज एक्ट के एंड सेबी के, सेबी का ये कहता है इट रिक्वायर्स दैट द कंपनी थ्रू इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल कॉन्स्टिट्यूट अ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। और कंपनीज एक्ट कहता है इट प्रोवाइड्स दैट अ डिस्क्लोजर, बोर्ड्स रिपोर्ट में आप डिस्क्लोज कर दो कि डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ रिस्क मैनेजमेंट क्या है फॉर द कंपनी, इंक्लूडिंग आइडेंटिफिकेशन देयर एंड इफ एनी विच इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड मे थ्रेटन द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। तो रिस्क को देखना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने ध्यान देनी है, देयर इज नो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिस्क। कोई भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है, आपको बनाना है कंपनीज एक्ट के नीचे बनाओ, अदरवाइज मत बनाओ। कॉम्पोजिशन ऑफ सीएसआर क्या है, वैसे तो ये सीएसआर टॉपिक में आप पढ़ते हो बट फिर मैं बता देती हूँ। 3 डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। जहां कंपनी को जरूरत नहीं है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की तो 2 और मोर डायरेक्टर से भी सीएसआर बन जाएगी। ठीक है, जहां प्राइवेट कंपनी जिसमें सिर्फ 2 डायरेक्टर्स है तो वही 2 डायरेक्टर्स जो है वो सीएसआर बना लेंगे। और अगर फॉरेन कंपनी की बात करें तो 2 में से शैल कंप्राइज एटलीस्ट 2 पर्सन, जिसमें से एक जो है वो नॉमिनेटेड बाय फॉरेन कंपनी होना चाहिए। तो 4 पॉइंट्स है, उन्होंने अच्छे से डिफाइन कर दिया कि 3 और मोर डायरेक्टर्स होने चाहिए, आउट ऑफ विच 1 डायरेक्टर इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो वो सीएसआर कमेटी में 2 और मोर डायरेक्टर्स लगा सकती है। अगर प्राइवेट कंपनी सिर्फ 2 ही डायरेक्टर्स है देन डेफिनेटली वो सेम 2 डायरेक्टर्स ही सीएसआर में चले जाएंगे। और अगर हम मीटिंग्स की बात करें, मीटिंग्स या कोरम की बात करें, देन ऑफ कोर्स एज पर SS1 द कमेटी शैल मीट एज ऑफन एज पॉसिबल, मेंबर और इलेक्टेड बाय द कमेटी शैल कंडक्ट मीटिंग्स, वो सारी चीजें। और कोरम जो है इट शैल बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। सो मोर और लेस ही सेम है क्योंकि एवरी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से ही ये चलता है। मूविंग अहेड टू डिन, तो ये डायरेक्टर्स चैप्टर स्टार्ट हो गया है। डिन जो है वो कैसे और किस किस को ऑब्टेन करना पड़ता है, डिन सारे डायरेक्टर्स को ऑब्टेन करना पड़ता है, लेकिन 2 तरीके हैं। अगर तो आई वुड से कि अगर तो न्यू कंपनी है, तो न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है और जो डायरेक्टर्स बनने वाले हैं उनके पास डिन नहीं है, तो स्पाइस प्लस में 3 मैक्सिमम डिन लेने की उन्होंने वो दी गई है, परमिशन है, स्लॉट है, आप वहां पे ले सकते हो। तो अगर न्यू कंपनी में डिन चाहिए डायरेक्टर्स को तो स्पाइस प्लस में 3 एटलीस्ट डायरेक्टर्स को डिन मिल सकता है। लेकिन अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है तो उसमें आपको DIR3 के थ्रू डिन लेके जाना पड़ेगा, बिकॉज डिन के बिना आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। ये समरी है, ये आपको लोग पता होनी चाहिए। जो DIR3 है वो एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन है, जो DIR6 है वो इंटीमेट करना पड़ता है चेंजेस के बारे में, DIR5 है अगर आप सरेंडर करना चाहते हो, 3B है अगर इंटीमेशन देनी हो ऑफ डिन टू द कंपनी, एंड 3C इंटीमेशन टू रजिस्ट्रार, एंड 3 KYC और KYC वेब जो है, जो KYC की हम बात करते हैं। फर्स्ट डायरेक्टर्स नॉर्मली कौन होते हैं, अगर प्रोविजन कुछ नहीं कहता तो जो सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम होते हैं वही फर्स्ट डायरेक्टर्स बन जाते हैं जब तक प्रॉपर अपॉइंटमेंट नहीं होती, हम इन्हें डीम कर लेते हैं कि ये फर्स्ट डायरेक्टर है। रेजिडेंट डायरेक्टर, एटलीस्ट 1 रेजिडेंट डायरेक्टर होना ही चाहिए, 182 डेज एटलीस्ट इंडिया में रहे वो रेजिडेंट डायरेक्टर। विमेन डायरेक्टर हमने पढ़ा था और लिस्टेड कंपनीज में होनी चाहिए, और पब्लिक कंपनीज की पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा है, विद टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा है। इसके बाद एडिशनली ये कहते हैं कि जो टॉप 500 कंपनीज, अब तो चलो 1000 कंपनीज ही हो गई, उसमें भी एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होनी चाहिए, एटलीस्ट
टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी एंटिटीज में एटलीस्ट वन विमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी अब होनी चाहिए, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स, राइट। जब मैंने प्रोसीजर्स वाला टॉपिक कराया था तो भी मैंने ये टॉपिक थोड़ा सा वहाँ पे प्रोसीजर कवर किया था, तो वहाँ पे भी हमने पढ़ा था, बट यहाँ पे मैं बता देती हूँ, सेक्शन जरूर लर्न करना है। सेक्शन 151, सबसे पहले स्मॉल शेयर होल्डर कौन होता है? स्मॉल शेयर होल्डर इज अ शेयर होल्डर हु होल्ड्स shares of nominal value of not more than 20,000, nominal value, nominal value, nominal value, face value, nominal value, face value, मार्केट वैल्यू नहीं। ये चीज हमेशा याद रखनी है, जिस शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू 20,000 से कम है, ऐसे शेयर होल्डर को हम स्मॉल शेयर होल्डर कहते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? तो सबसे पहले अगर स्मॉल शेयर होल्डर को इलेक्ट करना है तो किसी भी लिस्टेड कंपनी में नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस कौन देगा? नॉट लेस देन 1000 ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ सच शेयर होल्डर्स। इन दोनों में से कोई भी नोटिस लेके आ सकता है, ठीक है। जो नोटिस है वो 14 डेज प्रायर आना चाहिए, 14 डेज प्रायर टू द मीटिंग आना चाहिए, और उसमें सारी कैंडिडेट स्पेसिफाई करोगे कौन है, कौन बनना चाहता है, राइट। स्टेटमेंट बाय प्रपोज स्मॉल शेयर होल्डर प्रोसीजर जब मैंने पढ़ाए थे तब भी मैंने बताया था ना, रिपीटेडली से कि कोई भी पर्सन अगर डायरेक्टर बनना चाहता है तो उसके पास डिन होना चाहिए सबसे पहले, उसकी कॉन्सेंट आपने जरूर लेनी है, और तीसरी बात उससे ये डिक्लेरेशन लेनी है कि वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है। यही चीजें यहाँ पे दे रखी हैं। क्या स्मॉल शेयर होल्डर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। ही विल हैव टू सैटिस्फाई टू सबसेक्शंस, 149 सबसेक्शन 6 एंड 149 सबसेक्शन 7। 149 सबसेक्शन 6 बताता है एलिजिबिलिटी फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का पिक्यूलरी इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, इवन उसके रिलेटिव्स का कितना होना चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे आज आगे, राइट। एंड सेकंड इज सबसेक्शन 7। सबसेक्शन 7 है डिक्लेरेशन। इस पर्सन से लिखवा के ले लो, इससे डिक्लेरेशन ले लो कि मैं एलिजिबल हूँ, ठीक है। टेन्योर जो है इसका उनका होता है 3 इयर्स का, और रिटायरमेंट ऑफ रोटेशन नहीं होती। अगेन एंड अगेन आई ऑलवेज टेल, जिन डायरेक्टर्स का एक फिक्स टेन्योर होता है वो रिटायरमेंट बाय रोटेशन नहीं होती। डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड सबके लिए सेम है जो सेक्शन 164 है। वेकेशन ग्राउंड, वैसे वेकेशन का पूरा एक सेक्शन है, सेक्शन 167, लेकिन उसके अलावा अगर वो पर्सन स्मॉल शेयर होल्डर ही नहीं रहा, यानी कि उसके शेयर होल्डर्स की वैल्यू उसके शेयर्स की वैल्यू 20,000 से ज्यादा हो गई, तो तभी वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर भी नहीं रहेगा। सेकेंडली, अगर उस 164 की डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट करता है, या फिर उसका ऑफिस वीकेंड हो जाता है 167 के हिसाब से, या फिर अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो 149(6) का क्राइटेरिया वो नहीं कर पा रहा। नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टरशिप्स, तो एक पर्सन कितनी कंपनीज में स्मॉल शेयर होल्डर बन सकता है? नॉट मोर देन 2 कंपनीज। लेकिन जब वो एक कंपनी का स्मॉल शेयर होल्डर है और वो दूसरी कंपनी का स्मॉल शेयर होल्डर बनना चाहता है, तो उसे ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो दूसरी कंपनी है वो पहले वाली कंपनी की कॉम्पिटिटिव नहीं होनी चाहिए, एज एन कंपीटिंग नहीं होनी चाहिए, और ना ही उस कंपनी के साथ उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए। ये दोनों बातें याद रखनी बहुत जरूरी है। पहली बात कि जो स्मॉल शेयर होल्डर है वो नॉट मोर देन 2 कंपनीज में स्मॉल शेयर होल्डर बन सकता है, और जब वो एक कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर है तो जो दूसरी कंपनी में वो स्मॉल शेयर होल्डर बनने वाला है, वो दूसरी कंपनी फर्स्ट कंपनी के साथ कंपीटिंग या इन कन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए। मूविंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। से ध्यान से सुन लोगे सारा समझ जाओगे यहीं पे, राइट। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो टॉपिक है वो सेक्शन 149 सबसेक्शन 4 में कवर्ड है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का जो टॉपिक है ये यहाँ पे फुल्ली कवर्ड है, मैं आराम से आपको समझाऊंगी, आप ध्यान से सुन लेना, पूरा समझ आ जाएगा, राइट। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो है सबसे पहले ऑल लिस्टेड कंपनीज में मिनिमम 1/3 होने चाहिए, और अदर पब्लिक कंपनीज जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, और विद टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, और आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स एक्सीडिंग 50 करोड़, इनमें एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। ये क्या कहता है? कंपनीज एक्ट ही कंपनीज एक्ट बताता है, राइट। फॉर द फॉलोइंग क्लास ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। कौन कौन सी? जॉइंट वेंचर, होली ओन्ड सब्सिडरी एंड डॉर्मेंट कंपनी, ये तीनों को जरूरत नहीं है, लेकिन ये कंपनीज एक्ट कहता है। अब ये वाला जो टेबल है ना, ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये टेबल आपको थोड़ी सी ज्यादा क्लैरिटी देता है कंपनीज एक्ट क्या कहता है और सेम ही क्या कहता है। कंपनीज एक्ट काफी सॉर्टेड है। कंपनीज एक्ट कहता है कि लिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। अगर अनलिस्टेड कंपनी और पेड अप शेयर कैपिटल है तो 10 करोड़ से ज्यादा है, या टर्नओवर 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा, या फिर उसका जो एग्रीगेट है, यानी कि टोटल, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल है, लोन, डिबेंचर्स और डिपॉजिट्स, वो
50 करोड़ से ज्यादा है तो उन्हें एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स रखने हैं। लेकिन सेबी जो है, जो लिस्टेड कंपनी है, उसमें वो थोड़ा और डिटेल में चला जाता है। सेबी कहता है कि अगर चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो बेसिकली होता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होता है, ठीक है, जैसे हम होल टाइम डायरेक्टर भी कहते हैं, उसे हर चीज पता होती है। जो और जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पार्शली इंडिपेंडेंट टाइप का ही होता है। इंडिपेंडेंट नहीं होते, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, बट वो जो फुल्ली इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो फुल्ली एम्प्लॉयमेंट में नहीं हो, फुल्ली इन्वॉल्व नहीं, उसे हर छोटी छोटी चीज नहीं पता। तो जो चेयरमैन, अगर चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो एटलीस्ट 1/3 ऑफ द बोर्ड से चल जाएगा। अगर चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है तो हाफ ऑफ द बोर्ड इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये चीज देख के आपको एक चीज समझ आ जाएगी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को की बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे बोर्ड में, ताकि बोर्ड जो है वो अच्छे से वर्किंग कर सके। एंड आई बिलीव यू नो दैट हाफ इज मोर देन 1/3, ठीक है, हाफ इज 50%, 1/3 इज 33.33%। तो आप ये समझ लो, अगर चेयरपर्सन भी ऐसा है जो फुल्ली एम्प्लॉयड नहीं है या इन्वॉल्व नहीं है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो एटलीस्ट 1/3 ऑफ बोर्ड से भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर चेयरपर्सन रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है तो फिर हमें हाफ ऑफ द बोर्ड इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा। और अगर चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है एंड प्रमोटर भी है और इज रिलेटेड टू एनी प्रमोटर और पर्सन ऑक्यूपाइंग मैनेजमेंट पोजिशन एट लेवल ऑफ बोर्ड या 1 लेवल बिलो, तो फिर हाफ ऑफ द बोर्ड। बस ये थोड़ा सी चीज याद रखना कि अगर चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो 1/3 और बाकी 2 सिनेरियोज में हाफ। डेफिनेशन क्या होती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जब भी नाम आता है, मैं हमेशा बोलती हूँ, जिसका कंपनी के साथ कोई पिक्यूनरी इंटरेस्ट ना हो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का रोल कैसे डिफाइन होता है? जिनका कंपनी में पिक्यूनरी होता है, मॉनेटरी इंटरेस्ट, पिक्यूनरी या मटेरियल, आप दोनों वर्ड्स यूज कर सकते हो। तो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है वो इंडिपेंडेंटली काम कब करेगा? किसी भी पर्सन का 1 रुपए का भी किसी का इंटरेस्ट होगा ना किसी चीज में, वो कभी भी उसके खिलाफ नहीं बोलेगा। तो इसलिए हमें ऐसा पर्सन चाहिए जिसका इंटरेस्ट ना हो। तो सबसे पहले कुछ क्राइटेरिया उन्होंने प्रिस्क्राइब किया और ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है आउट ऑफ ऑल ऑफ देम। फर्स्ट, इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड, वो एक अच्छा पर्सन होना चाहिए, इंटीग्रिटी वाला होना चाहिए, उसके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेकेंडली, ही शैल नॉट बी रिलेटेड टू द प्रमोटर, क्योंकि ऑफ कोर्स हमें किसी का रिश्तेदार नहीं चाहिए, प्रमोटर से रिलेटेड ना हो और रिलेटेड टू प्रमोटर ना हो, पहली बात, प्रमोटर से रिलेटेड ना हो और डायरेक्टर से रिलेटेड ना हो, ना तो होल्डिंग, सब्सिडी और एसोसिएट, सिर्फ यही कंपनी नहीं, आसपास की भी। एंड सच इंडिविजुअल शैल हैव नो पिक्यूनरी, पिक्यूनरी मींस मॉनेटरी इंटरेस्ट नहीं चाहिए अदर दैन, पहली बात, रेम्युनरेशन, जो उसे रेम्युनरेशन दी जाती, और उसके अलावा ट्रांजैक्शन नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ हिज टोटल इनकम, ठीक है, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें उसकी टोटल इनकम का 10% तक की ट्रांजैक्शन है वो भी अलाउड है। तो हर एक चीज में थोड़ी बहुत अलाउंस तो उन्होंने दी है, आपको बस ये चीज याद रखनी कितनी अलाउड है। तो एक तो उसकी रेम्युनरेशन, दूसरी अगर कोई ट्रांजैक्शन है नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ इस टोटल इनकम तो वो भी चल जाएगी। एंड नन ऑफ वोज रिलेटिव्स। अब डी और ई जो है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से आपने देखना है। नन ऑफ वोज, यहाँ पे हम सिर्फ रिलेटिव्स की बात कर रहे हैं। रिलेटिव इज नॉट होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट। अब यहाँ पे हम सिर्फ कंपनी की बात नहीं करेंगे, कंपनी की होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, हर एक की बात करेंगे। पिछले 2 सालों में 2 इमीडिएटली, रिलेटिव्स में हमेशा 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स आते हैं, और अगर उसकी खुद की हम बात करेंगे डी में, जहां रिलेटिव्स और वो खुद आते हैं, तो 3 फाइनेंशियल ईयर्स आते हैं, क्योंकि जो कूलिंग ऑफ पीरियड होता है वो 3 इयर्स का होता है, राइट। तो रिलेटिव के केस में 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स आते हैं, तो वो कोई भी सिक्योरिटी या कोई भी इंटरेस्ट होल्ड ना करे, प्रोवाइडेड दैट द रिलेटिव मे होल्ड सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी नॉट एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज और 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। फिर वही बात है, थोड़ी सी अलाउंस वो जरूर देते हैं। तो रिलेटिव जो है, रिलेटिव, राइट, वो खुद वो नहीं होल्ड कर सकता, लेकिन रिलेटिव जो है वो 50 लाख तक और या फिर 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल तक जो है इंटरेस्ट सिक्योरिटी होल्ड कर सकते हैं। सेकेंडली, इज इंडेटेड टू द कंपनी, इंडेटेड नहीं होना चाहिए और उसने गारंटी नहीं दी होनी चाहिए, राइट। ये चीजों का आपने ध्यान रखना है, इंडेटेड नहीं होना चाहिए। और ये जो अमाउंट है ये है 50 लाख रुपीज, ये एंड में उन्होंने एक्सप्लेन किया, जो इंडेटेड और ये गारंटी की अमाउंट है ये है 50 लाख रुपीज। 50 लाख की ना तो इंडेटेडनेस होनी चाहिए ना गारंटी होनी चाहिए। एंड लास्टली, उसका कोई भी और पिक्यूनरी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ना कंपनी में, ना सब्सिडरी में, ना होल्डिंग में, अमाउंटिंग टू 2% और मोर, यानी कि 2% तक ठीक है, लेकिन 2% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। वहीं पे ई जो है वो उसके खुद के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है और रिलेटिव्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है, इसलिए हम 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स को कंसिडर करते हैं। इसमें वो कहते हैं कि ये ना तो वो खुद ना उसके रिलेटिव्स पिछले 3 सालों में केएमपी हो, एम्प्लॉई हो कंपनी के, कंपनी के होल्डिंग के, सब्सिडरी के, फॉर द 3 फाइनेंशियल ईयर्स। लेकिन रिलेटिव जो है, ठीक है, हु इज एन एम्प्लॉई, तो वो चल सकते हैं, यानी कि रिलेटिव एम्प्लॉई हो सकता है। देखो, इतनी भी हम रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा
जा सकते। ठीक है, वो खुद जो है वो ना तो एम्प्लॉय होना चाहिए ना केएमपी होना चाहिए, राइट। और रिलेटिव केएमपी नहीं होना चाहिए लेकिन एम्प्लॉय हो सकता है, अगर वो एम्प्लॉय है तो कोई बात नहीं। सेकेंडली इज, और ये इंपॉर्टेंट है इसमें भी, सेकेंड ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ये, या तो ना तो वो खुद ना उसका रिलेटिव ना तो एम्प्लॉय होना चाहिए ना प्रोप्राइटर होना चाहिए ना पार्टनर होना चाहिए, ना तो एम्प्लॉय होना चाहिए ना प्रोप्राइटर होना चाहिए ना पार्टनर होना चाहिए किसी भी फॉर्म ऑफ ऑडिटर्स में या सीएस में या कॉस्ट ऑडिटर्स में, होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, साफ बोला गया है कि वो पर्सन खुद या उसका रिलेटिव ना तो एम्प्लॉय होना चाहिए ना तो प्रोप्राइटर होना चाहिए ना ही पार्टनर होना चाहिए किसी भी स्टार्ट पिछले 3 सालों में किसी भी सीए की फर्म में, सीएस की फर्म में या सीएमई की फर्म में, या फिर किसी लीगल या कंसल्टेंसी फर्म में जिस फर्म के साथ उनकी जो ट्रांजैक्शन का अमाउंट है दैट इज 10% और मोर ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर ऑफ सच फर्म। अगर 10% या उससे ज्यादा है फिर ये रिस्ट्रिक्शन काम करती है। अगर 10% से कम है लीगल या कंसल्टिंग फर्म में, लीगल या कंसल्टिंग फर्म में, तो फिर ये चल जाएगा। तो ये जो पॉइंट्स है आपने बहुत ध्यान से देखने हैं कि ना तो वो पर्सन खुद ना उसका कोई रिलेटिव ना वो एम्प्लॉय हो ना प्रोप्राइटर हो ना पार्टनर हो। पहली बात तो किसी भी ऑडिटर के फर्म में, चाहे वो सीए सीएस सीएम है, लेकिन लीगल या कंसल्टिंग फर्म में ना हो होल्डिंग टू, अगर उनकी जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो 10% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर से ज्यादा है, राइट। 10% या 10% से ज्यादा, होल्ड्स टुगेदर विद हिज रिलेटिव 2% से ज्यादा है तो ऑफ कोर्स इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, वो चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर है जो कि इसी कंपनी से 25% से ज्यादा जो है रिसीव करती है, राइट। और दैट होल्ड्स 2 or more% ऑफ द वोटिंग पावर। ये किसी ऐसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ना तो वो खुद ना तो उसका रिलेटिव चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या डायरेक्टर होना चाहिए जो इसी कंपनी से, इस कंपनी से इसकी सब्सिडरी होल्डिंग या एसोसिएट से 25% से ज्यादा रिसीट्स ले रही है, या फिर टोटल वोटिंग पावर जो है वो 2% से ज्यादा वो होल्ड कर रही है इस केस में। एंड लास्टली उसके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। इसको आप आराम से पढ़ोगे समझ आ जाएगा, फिर भी नहीं समझ आएगा तो मैंने लास्ट टाइम जो दिसंबर का टाइम था उससे पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पे एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, तो वो वीडियो का लिंक भी मैं नीचे दे दूंगी, उसमें आप डिटेल में दोबारा जो है समझ सकते हो अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे दोबारा पढ़ना है, राइट। देन डिक्लेरेशन, अब क्या होता है 149(6) एंड 149(7) गोज हैंड इन हैंड। तो हम ये कहते हैं कि इसी से डिक्लेरेशन लो। ये डिक्लेरेशन उसे 3 बार लेनी है। सबसे पहली फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जब वो डायरेक्टर बना, उसके बाद जो भी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग है तब उसने डिक्लेरेशन देनी है। फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, हर फाइनेंशियल ईयर के शुरू में फर्स्ट मीटिंग पे देनी है, और जब भी चेंज होता है तब। तो पहली बात फर्स्ट मीटिंग आफ्टर अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट के बाद जो भी फर्स्ट मीटिंग है। सेकेंड फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, यहाँ बोर्ड मीटिंग है, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, एंड थर्ड बोर्ड मीटिंग आफ्टर एनी चेंज, अगर कोई चेंज हो तो इस तरीके से तीनों आप लर्न कर लो। रेम्युनरेशन, तो रेम्युनरेशन क्या क्या होता है, रेम्युनरेशन 3 होती है। अब याद कर लो, सबसे पहले होती है सिटिंग फीस, ठीक है। सिटिंग फीस वो भी 1 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। पहले होती है सिटिंग फीस, दूसरी होती है रीइंबर्समेंट एक्सपेंसेस। रीइंबर्समेंट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहीं बाहर रहता है, ठीक है, और वो आपके एरिया में आ रहा है, आपके स्टेट में आ रहा है, और वो खर्चा कर रहा है खाने का, पीने का, रहने का, होटल में, वो सारा कंपनी रीइंबर्स करती है। थर्ड होता है प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन, कभी कभी उन्हें प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन भी दिया जाता है। तो इस तरीके से ये 3 लर्न कर लो, काफी है। सिटिंग फीस, रीइंबर्समेंट एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन। अब अगर हम इसके टेन्योर की बात करते हैं तो कुछ ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपने याद रखनी है। फॉर 1 टर्म उसका जो अपॉइंटमेंट है वो 5 ईयर्स का होना चाहिए। इसके पास 2 टर्म्स होती है, ठीक है, बैक टू बैक वो 2 टर्म्स, यानी कि मैक्सिमम ऑफ 10 ईयर्स तक जो है वो अपॉइंट हो सकता है। फर्दर रीअपॉइंटमेंट के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना है, और रीअपॉइंटमेंट 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बाद कूलिंग ऑफ पीरियड लगता है 3 ईयर्स का, जब उसका कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए, ना कंपनी के साथ, ना उसकी सब्सिडरी के साथ, ना होल्डिंग के साथ, ना एसोसिएट के साथ। तो अगर हम सिटिंग फीस की बात करेंगे या कमीशन की बात करेंगे तो सिटिंग फीस वैसे तो बताई हुई है 197.5 में, और जो सिटिंग फीस है वो 1 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 1 लाख से ज्यादा सिटिंग फीस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 197 119 हम केएमपी वाले पढ़ेंगे। इसमें एक और चीज मैं यहाँ ऐड कर दूंगी जो आगे चल के आप पढ़ोगे, कि रेम्युनरेशन जो सिटिंग फीस है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की और विमेन डायरेक्टर की, वो बाकियों के डायरेक्टर्स की सिटिंग फीस से कम नहीं होनी चाहिए। कभी भी इस पे भी क्वेश्चन आया था। मैक्सिमम अमाउंट है 1 लाख रुपीज, और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है कंपनी का और जो विमेन डायरेक्टर है इनकी सिटिंग फीस बाकी डायरेक्टर्स की सिटिंग फीस से कम कभी भी नहीं होनी चाहिए।
देन एडिशनल डायरेक्टर एज द नेम सजेस्ट। अब ये जो 4 डायरेक्टर्स हम पढ़ेंगे ये हैं डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय बोर्ड अंडर सेक्शन 161, ठीक है, डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय बोर्ड। तो एडिशनल डायरेक्टर से हम स्टार्ट करेंगे, इसके ऊपर भी वैसे मैंने इंडिविजुअल वीडियो पोस्ट की हुई है। एडिशनल डायरेक्टर होता है इन एडिशन टू जिससे हम अपॉइंट करते हैं, इसकी जो टेन्योर है वो नेक्स्ट एजीएम तक रहती है। डेट जब नेक्स्ट एजीएम होनी है और टू हैव बीन हेल्ड विच एवर इज अर्लियर। ऑल्टरनेट डायरेक्टर हम लगाते हैं उस डायरेक्टर की जगह पे जो एब्सेंट फ्रॉम इंडिया है, ठीक है, इंडिया से बाहर जाता है फॉर नॉट लेस देन 3 मंथ्स। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है, ऐसा नहीं हो 10-15 दिन घूमने गया आप पीछे से ऑल्टरनेट डायरेक्टर लगा दो, नहीं, नॉट लेस देन 3 मंथ्स। ये भी बोर्ड अपॉइंट करता है, ये भी बोर्ड अपॉइंट करता है, क्योंकि अपॉइंटमेंट बाय बोर्ड की बात कर रहे हैं, ये भी बोर्ड अपॉइंट करता है अगर कोई डायरेक्टर एब्सेंट फ्रॉम इंडिया है फॉर नॉट लेस देन 3 मंथ्स। इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो दोनों कंपनीज पे होती है, पब्लिक भी प्राइवेट भी। कंडीशन ये होती है ऑफकोर्स बोर्ड के पास ऑथराइजेशन होनी चाहिए, वो पर्सन 3 मंथ से ज्यादा के लिए बाहर जाना चाहिए, और जो पर्सन ऑल्टरनेट डायरेक्टर बन रहा है वो किसी और डायरेक्टर का ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। एंड इफ ही इज प्रपोज टू बी, हाँ, अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है 149 सबसेक्शन 6 को फुलफिल करे। पावर टू अपॉइंट बोर्ड के पास होती है, वो खुद से नहीं किसी को अपॉइंट कर सकता, ये चीज आप हमेशा याद रखना, ठीक है, वो खुद से कभी भी किसी को अपॉइंट नहीं कर सकता। मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट कंपनी में भी हो सकता है, मीटिंग में, पासिंग रेजोल्यूशन, लाइक पासिंग बाय सर्कुलेशन भी हो सकता है, जो 175 में हम आगे चल के पढ़ेंगे ना, पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, उसमें भी हो सकता है। इसका जो टेन्योर है नॉट एक्सीडिंग, देखो ओरिजिनल डायरेक्टर का जितना टेन्योर है उतना ही इसका टेन्योर होगा, ठीक है, जितना ओरिजिनल डायरेक्टर का बचा हुआ टेन्योर है उतने। ऑल्टरनेट डायरेक्टर का खुद कुछ नहीं होता, सिर्फ वो ओरिजिनल डायरेक्टर के साथ ही रिलेटेड होता है, एक्सेप्ट एक जगह पे, वो एक जगह है नोटिस। नोटिस आपने ऑल्टरनेट डायरेक्टर को भी देना है और ओरिजिनल डायरेक्टर को भी देना है, ये बात हमेशा याद रखना, राइट। तो ओरिजिनल डायरेक्टर का ही टेन्योर लगेगा। अब फॉर एग्जांपल व्हाट हैपेंड, उसका टेन्योर खत्म हो गया और वो वापस ही नहीं आया, तो इसका टेन्योर भी खत्म हो जाएगा, और ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट के लिए हमेशा ओरिजिनल डायरेक्टर को कंसिडर किया जाएगा, नॉट द ऑल्टरनेट डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर होता है अगर जैसे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह होती है ना, वो अपने नॉमिनीज रखना चाहती है, तो वो होते हैं नॉमिनी डायरेक्टर्स। प्रोफेशनल डायरेक्टर्स होते हैं जो किसी स्पेशल अपना प्रोफेशन शो अप करते हैं, इसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन यही है कि जो किसी प्रोफेशन से रिलेटेड हो और कंपनी में हेल्प करें। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैजुअल वैकेंसी। तो कंपनी में कैजुअल वैकेंसी होती है जब टर्म से पहले पर्सन का टेन्योर एंड हो जाए, उस केस में भी पावर जो है वो बोर्ड के पास जाती है। यहाँ पे सिर्फ एक ही कैच है जिस बात का आपने ध्यान देना है, बोर्ड सिर्फ उसी डायरेक्टर की कैजुअल वैकेंसी फिल कर सकती है हु वाज अपॉइंटेड इन द जनरल मीटिंग बाय द शेयर होल्डर्स। अगर बोर्ड का अपॉइंट किया हुआ पर्सन अगेन उसकी टेन्योर पूरी नहीं होती, उसकी कैजुअल वैकेंसी होती है, फिर बोर्ड उसे दोबारा फिल नहीं कर सकती। वेयर अ पर्सन अपॉइंटेड बाय बोर्ड वेकेट्स हिज ऑफिस इट इज नॉट कॉल्ड अ कैजुअल वैकेंसी एंड इट कैन नॉट बी फिल्ड बाय द बोर्ड। हमेशा ये बात जो है आपने याद रखनी है। उसके बाद है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। हाँ, ऐसा नहीं है 2-3 डायरेक्टर्स अपॉइंट करो तो एक ही रेजोल्यूशन में लगा दो, अनटिल अनलेस, वैसे तो इंडिविजुअली होना चाहिए, लेकिन अगर आप वो करना भी चाहते हो तो मोशन इस रेजोल्यूशन को पास करने से पहले आपको सारे जो डायरेक्टर्स हैं उनका यूनानिमस अप्रूवल लेना पड़ेगा। और ये जो प्रोविजन है गवर्नमेंट कंपनी जिसका इंटायर पेड अप शेयर कैपिटल या तो स्टेट गवर्नमेंट ने हेल्ड किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हेल्ड किया है, वो या फिर सब्सिडरी इसी गवर्नमेंट कंपनी के, इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं। ये डायरेक्टरशिप्स हमने पढ़ा था शुरुआत में जो हम पढ़ के आए वही है, 20 है और 10 पब्लिक होनी चाहिए, इस तरीके से। अगर कोई पर्सन 165 की वायोलेशन करता है तो पेनल्टी होती है 2000 पर डे विच मैक्सिमम टू 2 लाख रुपीज। ये भी हम पढ़ के आए हैं 3, 2 एंड 15। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम होते हैं फर्स्ट डायरेक्टर जिन्हें हम डीम कर लेते हैं जनरल मीटिंग में। वैसे तो यही है कि जो भी डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे वो जनरल मीटिंग में अपॉइंट होंगे शेयर होल्डर्स के थ्रू। बोर्ड के पास पावर होती है एडिशनल डायरेक्टर सबसेक्शन 1, ऑल्टरनेट डायरेक्टर सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 4, 3 पे नॉमिनी डायरेक्टर है, बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, दिस इज सेक्शन 151 एंड बाय ट्रिब्यूनल। तो सबसे पहले फर्स्ट डायरेक्टर की बात करें, बहुत सिंपल है, अगर कंपनी में कोई प्रोविजन नहीं दिया हुआ तो अदर कंपनीज में जो सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम है वो बन जाएंगे, ओपीसी में जो भी मेंबर खुद है वही डीम हो जाएगा फर्स्ट डायरेक्टर। ये चीज अब देखने वाली है, अगर कोई पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर है वो डायरेक्टरशिप के लिए स्टैंड करता है तो वो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। उसे जो है अपना कैंडिडेचर जो है वो अनाउंस करना पड़ेगा या नोटिस भेजना पड़ेगा 14 डेज बिफोर द मीटिंग, 14 डेज बिफोर द मीटिंग, और खाली हाथ नहीं भेजना है, पैसे के साथ भेजना है, यानी कि डिपॉजिट करवाना पड़ेगा 1 लाख रुपीज का सारी कंपनीज के केस में और निधि कंपनी में 10,000 का, ठीक है। अब क्या होता है एनआरसी वाली बात, एक तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ये डिपॉजिट नहीं कराना, ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर
जो है वो डिपॉजिट नहीं कराएगा। दूसरी बात है वो डायरेक्टर्स जो कि एनआरसी ने रेकमेंड किए, ठीक है, मैंने एग्जांपल भी दिया था कि अगर तो आप खुद जाते हो कि मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, वहां तो पैसे लेके जाने पड़ेंगे, लेकिन जहाँ कंपनी कहती है कि आ जाओ भाई हमें आपको डायरेक्टर बनाना है, एनआरसी रेकमेंड करती है, वहां पे डिपॉजिट वाली बात नहीं आती, राइट। एंड 160 जो है वो गवर्नमेंट कंपनी जिसकी इंटायर पेड अप शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट या और कोई सेवरली होल्ड कर रहे हैं, तो उन्हें नहीं अपॉइंट करना उन पे ये एप्लीकेबल नहीं है। अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को जो है अपॉइंट किया जाता है डिपेंडिंग ऑन कंपनीज मैनेजमेंट, ठीक है, इट इज अप्रूव्ड, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दी जाती है नोटिस के साथ, राइट। एनआरसी उसे रेकमेंड करती है, एनआरसी देखती है क्या क्वालिफिकेशंस है, टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट जरूर मेंशन करने हैं थ्रू अ लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, उसे लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दो। जो अपॉइंटमेंट है जैसे बाकियों की अपॉइंटमेंट होती है, इसकी इनकी भी लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट के थ्रू होती है, जिसमें टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट दिए होते हैं, एक्सपेक्टेशन क्या है, फिड्यूशियरी ड्यूटीज क्या होंगी, प्रोविजन क्या है, कोड ऑफ बिजनेस एथिक्स क्या है, ये सारी चीजें बताई हुई, बताया होगा बिजनेस आवर्स के, सब कुछ बताओ उसे कंपनी के बारे में, और ये कि अप टू 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक ही उसकी जो है टेन्योर है। अब रीअपॉइंटमेंट बिल्कुल हो सकती है, लेकिन इट इज ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ठीक है, जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की जाती है कि भाई इस पर्सन ने कोई ढंग का काम किया भी है या नहीं किया, ठीक है, एंड दैट, और 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बाद 3 इयर्स का कूलिंग ऑफ पीरियड भी हो जाता है। इनकी सिलेक्शन कैसे की जाती है, डाटा बैंक से, ठीक है, डाटा बैंक है वो मेंटेन करता है आईआईसी का जो डाटा बैंक है उससे इनकी नेम की जो सिलेक्शन है वो की जाती है। नाउ कम्स द डिस्क्वालिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 164। डिस्क्वालिफिकेशन होता है जो कि डायरेक्टर्स में नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई पर्सन अगर अनसाउंड माइंड का है एंड अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, ही हैज अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट, ये वो है, ये डिस्क्वालिफिकेशन जिसकी डिक्लेरेशन हम शुरू में लेते हैं ना, वो नहीं होना चाहिए किसी भी डायरेक्टर में। देन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस, चाहे वो मॉरल टर्बिट्यूड का या कुछ और है, जहां पे उसे नॉट लेस देन 6 मंथ्स की सजा मिली है एंड 5 इयर्स अभी इलैप्स नहीं हुए, ठीक है। देखो जब 5 इयर्स इलैप्स का मतलब होता है पास, राइट, अगर 5 इयर्स बीत जाएंगे, पास हो जाएंगे, फिर वो डायरेक्टर बन सकता है, लेकिन जब तक एट दैट 5 इयर्स फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ सेंटेंस, ये बात हमेशा याद रखना, जब उसकी सजा खत्म हो गई, क्या बोल रहे हैं, ऑफेंस किया उसने, उसे सजा मिली नॉट लेस देन 6 मंथ्स की, और जब उसकी सजा खत्म हो गई उसके 5 साल के बाद वो एलिजिबल होगा, सजा खत्म होने के 5 साल तक वो डिस्क्वालिफाइड रहेगा, यानी कि वो किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता, प्रोवाइडेड अगर कोई ऑफेंस जो है, राइट, वो 7 इयर्स या उससे ज्यादा की उसे सजा मिली है, फिर वो कभी भी डायरेक्टर नहीं बन सकता। अब ये सोचो कि जिसको 7 साल से ज्यादा की सजा मिली है, वो ऑब्वियसली उसने कितना बड़ा क्राइम किया होगा, लाइक दैट, राइट। देन एन ऑर्डर डिस्क्वालिफाइंग हिम, अगर कोर्ट या ट्रिब्यूनल कहता है इसे डिस्क्वालीफाई करो, उसने कॉल्स नहीं पे की अपनी सारी, राइट, और दैट टू 6 मंथ्स लैप्स हो गए, ना पे किए करने के बाद, उस ड्यू डेट के बाद भी 6 मंथ्स जो है वो बीत चुके, अभी भी पे नहीं कर रहा। उसके बाद रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में कोई ऑफेंस किया है और उससे भी पिछले 5 साल हो गए, ही इज नॉट कंप्लाइड विद 150 सबसेक्शन 3, या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स जो है वो एक्सीड कर लिए, इन सारी केसेस में डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट होगी। ये है 164 सबसेक्शन 1, लेकिन वंस ये डील करता है पर्सन से, ठीक है, आई ऑलवेज से 164 सबसेक्शन 1 पर्सन के बारे में बताता है, लेकिन 164 सबसेक्शन 2 कंपनी के बारे में बताता है। वो कंपनी जिसने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स कंसेक्यूटिव कॉन्टिन्यूस नहीं भरी, या फिर they have failed to repay the deposits accepted by it or pay interest or redeem any debentures on the due date or pay interest or pay dividend declared or redeem for 1 year or more, एक साल से ज्यादा, वो जो है वो बाकी कंपनीज में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, और सेम कंपनी में जो फॉर 5 इयर्स के बाद उसकी रीअपॉइंटमेंट नहीं होगी। अब इसमें यही कैच होता है कि वो उस कंपनी में से वो नहीं होता, वेकेशन नहीं होती, वो हम वेकेशन में जाके पढ़ेंगे, तो इनकी जो है वो रीअपॉइंटमेंट नहीं होगी, शैल नॉट बी एलिजिबल टू बी रीअपॉइंटेड एनी अदर कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। वेकेशन क्या होता है, 167 वेकेशन यानी कि खाली कर देना ऑफिस। सबसे पहले तो 164 जब अट्रैक्ट होता है तो खाली हो जाता है, 164 2 अगर अट्रैक्ट होता है तो जिस जिस पर्सन जो जिस ऑफिस में है ना, जहां 164 टू अट्रैक्ट हुआ, वो वहीं पे रहेगा, राइट, और बाकी कंपनियों में उसकी वेकेशन हो जाएगी। सेकेंडली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ही एब्सेंस हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल द मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड, बोर्ड की किसी भी मीटिंग में नहीं आया विद और विदाउट लीव ऑफ एब्सेंस। यहाँ पे लीव ऑफ एब्सेंस की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, लीव ऑफ एब्सेंस आपने दी है नहीं दी है डजंट मैटर, लेकिन आप पिछले 12 महीनों से नहीं आए हो तो भी आपका ऑफिस जो है वो वेकेट हो जाएगा। ही एक्ट्स इन कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ 184, ही फेल्स टू डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट नहीं बताता, ही बिकम्स डिस्क्वालिफाइड बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल, ही इज कन्विक्टेड बाय कोर्ट, ठीक है, कोर्ट ने उसे कन्विक्ट
कोर्ट ने उसे कन्विक्ट किया है और सेंटेंस किया है फॉर नॉट लेस देन 6 मंथ्स। अब ये जो ई और एफ वाली बात आती है ना, कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया ट्रिब्यूनल, इसमें हम थोड़ा उसे टाइम देते हैं, ठीक है। टाइम कैसे देते हैं, अपील का टाइम देते हैं, ठीक है। डिस्क्वालीफाई तो वो हो जाएगा लेकिन उसकी वेकेशन नहीं होगी। सो पहले पहले ऑर्डर के बाद 30 डेज का हम उसे टाइम देते हैं कि अपील कर ले। फिर अपील जब डिसाइड हुई उसके बाद हम उसे और 30 डेज, विद इन 30 डेज जो भी हो, उसके बाद हम और उसे 7 डेज देते हैं ताकि वो फर्दर अपील कर सके। फिर जब वो अपील डिसाइड होती है उसके बाद जो है वेकेशन करना है नहीं करना है उस पर डिपेंड करता है, राइट। तो डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो जाती है लेकिन वेकेशन नहीं होता, बिकॉज उसे अपील वाला टाइम भी मिल जाता है ताकि वो ऑफिस में ही रहे और अपील कर पाए। फर्स्ट 30 डेज मिलते हैं फर्स्ट अपील के लिए, जब फर्स्ट अपील डिसाइड हो गई उसके आगे और 7 डेज मिलते हैं और फिर जब वो डिसाइड होती है तब it is finalized. He is removed in pursuance of provisions of the act and he has been appointed by virtue of holding an employment. किसी employment के basis पर वो appointed था और वो employment ही चली गई, जब वो employment ही चली गई तो automatically उसकी directorship भी चली जाएगी, right? Moving ahead to loan to directors. Loan to directors जो है वो 185 में deal करता है. They say that no company shall directly or indirectly advance any loan including so and so to any director, any firm of the company. They may advance it in whom any of the director by passing a special resolution loans utilized. इसके ऊपर भी कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे, वो आप जरूर देख लेना, राइट। नथिंग कंटेन, इसमें जो भी है वो अगर आप लोन एमडी को या डब्ल्यूटीडी को देते हो एज अ पार्ट ऑफ अ सर्विस एक्सटेंडेड, उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता, या फिर मेंबर्स बाय स्पेशल रेजोल्यूशन के ऊपर भी अप्लाई नहीं होता, राइट। और अगर आप कॉन्ट्रवेंशन में लोन दे देते हो तो फिर पनिशमेंट है, कंपनी की पनिशमेंट है 25 lakhs, एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट की पनिशमेंट है फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 6 months, or fine which may be not less than 5 lakhs which may extend to 25 lakhs, and the director to or the other person to whom it is advanced or guaranteed उसकी punishment है 6 months, or fine which is not less than 5 lakhs which may extend to 25 lakhs or both। तो ये चीज़ों का आपने ध्यान देना है। ये 185 अगर हम बात करें प्राइवेट कंपनी पे कैसे अप्लाई होता है, तो इफ इट फुलफिल्स, नाउ दे आर अलाउड फॉर प्राइवेट कंपनी लेकिन उसे फुलफिल करना पड़ेगा कि कोई भी और बॉडी कॉर्पोरेटिव में इन्वेस्ट नहीं किया। बोरोड मनी जो है फ्रॉम बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल, इट इज लेस देन ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, या 50 करोड़ जो मनी बोरो की है उन्होंने बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो या तो ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल या 50 करोड़, दोनों में से जो भी कम है वो होना चाहिए। एंड नॉट डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ सच सबसिस्टिंग बोरोइंग, किसी भी सबसिस्टिंग मतलब जो स्टैंडिंग है उसकी किसी भी रीपेमेंट में कोई भी डिफॉल्ट नहीं हुआ है। देन डिस्क्लोजर ऑफ हिज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना बहुत जरूरी है। अगर उस डायरेक्टर का किसी भी बिजनेस में इंटरेस्ट है तो वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा ताकि उस रिलेटेड बिजनेस में वो वोट ना कर पाए। तो इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है, with a body corporate in which such director in association holds more than 2% of the shares, right, या firm in which shall be in the nature of his concern or interest, इस केस में जो ये दोनों हम इंटरेस्ट है। और अगर 184 कॉन्ट्रावीन होता है तो पनिशमेंट है 1 लाख रुपीज, और एक्चुअली में एमबीपी 1 फॉर्म है जिससे हम डिस्क्लोजर की बात करते हैं। तो डिस्क्लोजर करना बहुत जरूरी है और ये सारे नोटिस 8 years तक प्रिजर्व करने भी इंपॉर्टेंट है। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज केएमपी। तो सबसे पहले केएमपी होता कौन है, सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर, सीएस, डब्ल्यूटीडी, सीएफओ, सच अदर पर्सन नॉट one level below the directors who's in full-time employment designated as KMP, and such other officer as may be prescribed। तो जो KMP हो किन किन को रखना जरूरी है, पब्लिक कंपनीज के पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है और लिस्टेड कंपनी, इन दोनों ने सारे KMPs रखने हैं, एमडी और सीईओ और मैनेजर, और इनके एब्सेंस में डब्ल्यूटीडी, सीएस और सीएफओ, और अपॉइंटमेंट ऑफ जो KMP हो 10 करोड़ या उससे ज्यादा पे है। लेकिन एक कंडीशन आती है सीएस के केस में। तो सीएस के केस में ये रेगुलेशन है कि कोई भी कंपनी, चाहे वो पब्लिक है, लिस्टेड है, प्राइवेट है, अगर उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है तो उसे सीएस रखना है। तो यही बात है, इवन प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा, वो बाकी के एमपी नहीं भी रखती है तो ठीक है, लेकिन उसे सीएस रखना इज इंपॉर्टेंट। होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी उन्हें रखना ही पड़ेगा, होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी उन्हें रखना ही पड़ेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रोसीजर्स के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है तो आप उसे रेफर कर सकते हो, राइट। फॉर क्विक रेफरेंस मैं आपको लिंक दे दूंगी नीचे ताकि आप आराम से देख सको। अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर, ऑफ कोर्स नो कंपनी शैल अलाउड, एक ही टाइम पे एमडी और मैनेजर नहीं लगा सकते, ठीक है। ऑफ कोर्स नॉट बिलो द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव 21 to 70 के बीच में जो है होना चाहिए। वो पर्सन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, हैज बीन सस्पेंडेड
फॉर द पेमेंट ऑफ क्रेडिटर ऐसा ना हो, और कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर मोर देन 6 मंथ्स। ये सारी चीजें ऐसा हमें एमडी डब्ल्यूटीडी या मैनेजर नहीं लेके आना। इसका प्रोसीजर बहुत ईजी है। सबसे पहले बोर्ड मीटिंग होती है। बोर्ड मीटिंग में अपॉइंटमेंट के टर्म्स वगैरह सब कुछ डिसाइड होता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करते हैं, बिकॉज जो रिकमेंडेशन आती है वो बोर्ड की कमेटीज के थ्रू ही आती है, एनआरसी के थ्रू आती है। फिर हम जनरल मीटिंग हेल्ड करते हैं जहाँ ऑफकोर्स शेयर होल्डर्स अपना जो भी है यस करते हैं, अप्रूव करते हैं। लेकिन अगर कहीं पे भी शेड्यूल 5 जो है उससे आप वेरी कर रहे हो, ठीक है, जो शेड्यूल 5 में पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 5 में रिक्वायरमेंट्स है उससे अगर आप वेरी करते हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी इन MR2। इन फॉर्म MR2 आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, और रिटर्न ऑफ अपॉइंटमेंट आपने हमेशा फाइल करनी है इन MR1 विद इन 60 days। ऑफिसर इन डिफॉल्ट कौन होता है? ऑफिसर इन डिफॉल्ट जिसकी गलती है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट वर्ड आप हमेशा पढ़ते हो। तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट में सबसे ज्यादा जो आते हैं वो है डायरेक्टर्स या KMPs, ठीक है, डायरेक्टर्स या KMP। सो ऑफिसर इन डिफॉल्ट होता है होल टाइम डायरेक्टर, KMP। अगर KMP नहीं है तो बोर्ड से रिलेटेड कोई भी पर्सन जो जिसकी इमीडिएट अथॉरिटी है, कोई भी पर्सन जिसके एडवाइस या डायरेक्शन पे बोर्ड ने काम किया, प्रोवाइडेड कोई प्रोफेशनल नहीं होना चाहिए। एवरी डायरेक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन एंड रिस्पेक्ट ऑफ इश्योर ट्रांसफर, ट्रांसफर एजेंट्स, रजिस्ट्रार्स, मर्चेंट बैंकर्स, यानी कि ऑफिसर्स और KMPs तो आएंगे ही आएंगे, और वो लोग जिनकी वजह से गलती हुई है वो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट जरूर बनेंगे। कंपनी सेक्रेटरी मैंने बता ही दिया आपको, लिस्टेड कंपनी में आना है। अनलिस्टेड कंपनीज का पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, और प्राइवेट कंपनीज इसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है। मेनली रोल्स कंपनी सेक्रेटरी के 3 एरियाज में डिफाइन किए। इज एन स्टैचुटरी ऑफिसर, कोऑर्डिनेटर होता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी होता है। फिर बारी आती है इंपॉर्टेंट टॉपिक मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। तो कोई भी मैनेजरियल रेम्यूनरेशन है वो सेक्शन 197 एंड शेड्यूल 5 के हिसाब से डिसाइड होता है। शेड्यूल 5 में के पार्ट 2 में रेम्यूनरेशन है। पार्ट 1 में हमने देखा था ना अपॉइंटमेंट ऑफ MD WTD या मैनेजर की रिक्वायरमेंट से क्या क्या होनी चाहिए, और पार्ट 2 में रेम्यूनरेशन। पार्ट सेक्शन 1 में अगर तो प्रॉफिट है फिर ठीक है, लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं है फिर कैसे रेम्यूनरेशन देनी है वो डिसाइड करें। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कंपनी के पास प्रॉफिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उस केस में ये लिमिट्स है जो आपने ध्यान देनी है, ठीक है। ये लिमिट्स कैसे नीचे भी दे रखी है, यहाँ पे पहले आप देख लो। डायरेक्टर्स है इंक्लूडिंग MD WTD, उन सारों का जो टोटल है वो 11% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 11%, अगर इससे ज्यादा करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लो। एक MD है, एक WTD मैनेजर है, तो 5% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक MD या WTD मैनेजर से ज्यादा है तो 10% टू ऑल सच डायरेक्टर्स एंड मैनेजर टेकन टुगेदर। डायरेक्टर्स हु आर नाइदर, जो ना तो MD है ना तो होल टाइम डायरेक्टर, तो 1% अगर कंपनी के पास MD WTD, और अगर कंपनी के पास MD WTD नहीं है तो 3%। ये टेबल्स आप लर्न कर लो, आपके लिए चीजें। और ये जितनी भी रिक्वायरमेंट्स इनको बढ़ा सकते हो, बिल्कुल बढ़ा सकते हो। लिमिट देने के लिए, इनको बढ़ाने के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो ये टेबल भी आपको हेल्पफुल लगेगा। ये वाला जो टेबल है, ये टेबल क्या कहता है? पहली बात तो टोटल रेम्यूनरेशन 11% होनी चाहिए, हमेशा याद रखो। टोटल रेम्यूनरेशन सबकी मिला के, सब मैनेजरल पर्सन की मिला के 11% होनी चाहिए। अगर बढ़ानी है तो शेयर होल्डर का अप्रूवल ले लो। ये है, ये इंडिविजुअल्स लिमिट है, ये दोनों इंडिविजुअल लिमिट है। वो रेम्यूनरेशन मैनेजरल पर्सन को कितनी करनी है? 1 MD है, मैनेजर है तो 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट, अगर एक से ज्यादा है तो 10%। इंडिविजुअली अगर कंपनी के पास MD WTD है तो जो डायरेक्टर्स, जो ना तो MD है ना WTD, उन्हें 1% देना है। अगर कंपनी के पास MD भी नहीं है, WTD मैनेजर कोई नहीं है तो 3% देना है। ऐसे आपने लर्न करना है। तो ये जो यहाँ पे अमेंडमेंट आई थी, आई थिंक लास्ट टाइम में आई थी यहाँ अमेंडमेंट यहाँ ये आई थी कि पहले ये मैनेजरियल पर्सोनल के लिए तो देते थे कि इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, उन्हें 60 लाख 84 लाख 120 ये देना है, लेकिन अदर डायरेक्टर्स के लिए ऐड हुआ था। ये अदर डायरेक्टर्स कौन है? यहाँ नीचे आ जाओ। अदर डायरेक्टर्स मींस नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर आप अपने मैनेजरियल पर्सोनल का इतना ध्यान रखते हो कि प्रॉफिट नहीं भी है तो भी उन्हें प्रोवाइड करो, बिकॉज कुछ तो आपको उन्हें देना चाहिए, राइट। तो उसी केस में अदर डायरेक्टर्स का भी ध्यान रखो। तो ये अदर डायरेक्टर्स के लिए उन्होंने दिया है। इस टेबल को आप अच्छे से लर्न कर लेना। इनफैक्ट 20th जो क्वेश्चन था न्यूमेरिकल्स में इफेक्टिव कैपिटल पे, वो भी एक बार देख के जाना। सिटिंग फीस अटेंडिंग कंपनीज बताया था नॉट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज, और किसी भी टाइम पे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिटिंग फीस ऑफ इंडिपेंडेंट एंड वुमेन डायरेक्टर शैल नॉट बी लेस दैन सिटिंग फीस ऑफ अदर डायरेक्टर्स। क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल क्वेश्चन आएगा ऐसे, बाकी सारे डायरेक्टर दे दिए, सिटिंग फीस दे दी, और आपको बताना है पहली चीज आपने देखनी, सबकी सिटिंग फीस 1 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 1 लाख मैक्सिमम कैप है। सेकेंडली, ध्यान से देखो कि विमेन डायरेक्टर की जो सिटिंग फीस है वो बाकियों से किसी से कम तो नहीं है, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की सिटिंग फीस है वो बाकी किसी से कम तो नहीं है। इस चीज का आपने ध्यान जरूर
देना है, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू मंथली रेम्युनरेशन टू डायरेक्टर या मैनेजर, वो अगेन 197 के हिसाब से ही डिसाइड होता है। रिफंड ऑफ रेम्युनरेशन, ऑफकोर्स अगर ज्यादा दे दिया रेम्युनरेशन तो उसे वापस करनी पड़ेगी। विद इन 2 ईयर्स जो है वो रिफंड कर सकती है, ठीक है। तो ये उनके ऊपर है कि विद इन 2 ईयर्स वो रिफंड कर सकती है। कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, अगर कोई मैनेजिंग डायरेक्टर या डब्ल्यूडीडी या मैनेजर का ऑफिस जाता है, ठीक है, लूज होता है, तो उस केस में कुछ कंपनसेशन देनी पड़ती है, होता है रिटायरमेंट के टाइम पे कंपनसेशन देनी पड़ती है। लेकिन कब कब कंपनसेशन नहीं देनी पड़ती, अगेन ये लास्ट टॉपिक है, इसको ध्यान से करना, ये इंपॉर्टेंट है कि कब कब कंपनसेशन नहीं देनी पड़ती। पहली बात, जो पर्सन है वो एक कंपनी से रिजाइन किया और दूसरी कंपनी में, न्यू अमेलगमेटेड कंपनी में या मर्ज कंपनी में उसे सेम पोजीशन मिल गई, तो काहे की कंपनसेशन, जो आप यहाँ कर रहे थे वही वहां कर रहे हो, ठीक है। सेकेंडली, अगर वो खुद से रिजाइन करता है, ठीक, खुद से रिजाइन करता है तो कैसी कंपनसेशन, जाओ। थर्ड है, अगर ऑफिस इज वेकेटेड अंडर 167, अगर वेकेशन से हुई है तो। डी है, वेयर कंपनी इज बीइंग वूंड अप वेदर बाय एन ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल और वॉलंटरी, और ये जो बाइंडिंग अप हुई है ना, ये इसी डायरेक्टर की वजह से हुई है। फिफ्थ, डायरेक्टर ही गिल्टी है फ्रॉड के या ब्रीच के या ग्रॉस नेग्लिजेंस है, तो इसे कंपनसेशन नहीं देनी। एंड लास्टली, अगर उसने इंस्टिगेट किया है जिसकी वजह से टर्मिनेशन ऑफ ऑफिस हुआ है, उस केस में भी कंपनसेशन नहीं देनी। अगर कोई शरीफ रिटायर हो रहा है तो उससे देनी, अदरवाइज कोई भी ऐसी सिचुएशंस में कंपनसेशन नहीं देनी। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स कमेटी। सो 173 सेक्शन आपने लर्न कर लेना है मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड के लिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी है 4 मीटिंग्स होनी चाहिए, राइट। जो पहली मीटिंग है दैट शुड बी हेल्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पहली मीटिंग, और बाकी जो है पूरे साल में 4 मीटिंग्स होनी चाहिए विद द गैप ऑफ 120 डेज, ठीक है। प्रेपरेशन ऑफ नोटिस, ऑफ कोर्स आपने नोटिस प्रिपेयर करने हैं, नोटिस सेंड करने हैं, नॉट लेस देन 7 डेज बिफोर द मीटिंग, नॉट लेस देन 7 डेज बिफोर द मीटिंग। शॉर्टर नोटिस कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। दो सिचुएशंस आती है यहाँ पे, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो फिर आपने एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है शॉर्टर नोटिस वाली मीटिंग पे प्रेजेंट होना चाहिए। अगर बाई चांस वो नहीं आ सकता तो उससे आप अपनी जो रेजोल्यूशन सर्कुलेट कर लो और उससे रेटिफाई करवा लो। अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। आई वुड रिपीट इट अगेन। वैसे जो नोटिस की वो बात आती है, टेन्योर आता है बोर्ड के लिए, इट इज नॉट लेस देन 7 डेज, नॉट लेस देन 7 डेज। लेकिन शॉर्टर नोटिस पे भी कर सकते हैं। उसकी 2 रिक्वायरमेंट्स आती है, अगर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो उस मीटिंग में एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं आ पाता बाय एनी रीजन तो कोई बात नहीं, आप रेजोल्यूशन को सर्कुलेट करवा लो और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रैटिफिकेशन ले लो। और अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। इसमें ये यहाँ पे दे रखा है, देख लेना। इसमें इंपॉर्टेंट ये है, मोड जो है वो हमेशा सेम रहता है, बाय हैंड, बाय स्पीड पोस्ट, बाय ऑर्डिनरी पोस्ट, बाय फैक्स, बाय ईमेल, बस सॉरी नॉट ऑर्डिनरी पोस्ट, बाय स्पीड, बाय हैंड, बाय स्पीड पोस्ट, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, बाय फैक्स, बाय ईमेल। ऑर्डिनरी पोस्ट से कभी नहीं भेजना, क्योंकि ऑर्डिनरी पोस्ट से हमें जो है वो नहीं मिलता, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती, हमारे पास प्रूफ ऑफ सेंडिंग आता ही नहीं है, इसलिए, ठीक है। एजेंडा क्या होता है, एजेंडा होता है बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड, ठीक है। एक्चुअली में काम क्या करना है, क्या बिजनेस ट्रांजैक्ट करने हैं मीटिंग में, उन्हें हम कहते हैं एजेंडा। कोरम क्या होती है बोर्ड मीटिंग की, 1/3 और टोटल स्ट्रेंथ, और 2 विचएवर इज हायर। इवन जो डायरेक्टर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आते हैं, एवीएम्स के थ्रू आते हैं, वो भी कोरम में काउंट होते हैं। कोई भी फ्रैक्शन, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अगर फ्रैक्शन में 0.5 से ज्यादा आते हैं तो +1 कर देते हैं, 0.5 से कम आता है तो 1 प्लस नहीं करते, क्योंकि ये मैथ्स का पढ़ना है, बट ये मैथ्स नहीं है। कहीं पे भी वो फ्रैक्शन में आ गया, जब आपने उसे 1/3 किया और वो फ्रैक्शन और आता ही है फ्रैक्शन में, तब आपने डायरेक्टली +1 करना है, वहां मैथ्स मत लगाने लग जाना, क्योंकि कई बच्चे ऐसा करते हैं, राइट। दैट इज, इट इज नॉट अ मैथमेटिकल सब्जेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा फ्रैक्शन में ये थोड़ी किसी के हाथ पैर ले आएंगे, ठीक है। हमें पूरा इंसान चाहिए तो हम +1 कर लेंगे, ठीक है। और टोटल स्ट्रेंथ में वो डायरेक्टर्स नहीं आएंगे जिनकी प्लेसेस वेकेंट है। लीव ऑफ एब्सेंस इट्स जस्ट कर्टसी, ठीक है। लीव ऑफ एब्सेंस में जो डायरेक्टर नहीं आने वाला होता वो बता देता है चेयरमैन को या कंपनी सेक्रेटरी को कि मैं नहीं आ सकता, मुझे लीव ऑफ एब्सेंस दे दो। इसकी अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि हमने सेक्शन 167 में पढ़ा है, अगर कोई डायरेक्टर 12 मंथ्स में कोई भी बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं करता विद और विदाउट लीव ऑफ एब्सेंस, अगर इवन उसने लीव ऑफ एब्सेंस दिया तो भी कोई उसकी रेलेवेंस नहीं है, उसका ऑफिस वेकेट हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन क्या होता है कि सर्कुलेट करके रेजोल्यूशन पास कर लेना, विच इज अलाउड। इस केस में आपने ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भेजना है, ठीक है, प्लस जितने भी ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, ड्राफ्ट फॉर्म में, प्लस नेसेसरी जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे भेजने, जिसके बेसिस पे पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन हो जाएगा। बस यहाँ पे एक ही चीज का ध्यान देना है, ठीक है। पहली बात, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भेजने हैं प्लस नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स भेजने, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भेजनी है प्लस नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स भेजनी।
दूसरी बात, ये पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन तब नहीं हो सकता अगर नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑब्जेक्ट कर दें कि ये रेजोल्यूशन जो है ये मीटिंग में ही पास होना चाहिए। तो उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है, पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन हो सकता है अनटिल एंड अनलेस जो 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है अगर वो ऑब्जेक्ट कर दे फिर वो मीटिंग में ही करवाना पड़ेगा, अदरवाइज जो है इट हैज नो अदर प्रॉब्लम, राइट। अब इसमें एक बात आती है कि डेट कौन सी हमने लेनी है, ठीक है, कि कौन सी डेट पे हम ये मानेंगे कि ये रेजोल्यूशन जो है वो पास हो गया। पहली बात है लास्ट डेट, जो लास्ट डेट आपने दे रखी है कि इज देयर असेंट डिसेंट यस नो अपना बता दो, या फिर वो डेट जिस दिन मेजोरिटी रिसीव हो गई, ठीक है, मेजोरिटी में हमें डिसीजन आ गया, लेकिन प्रोवाइडेड जिस दिन मेजोरिटी रिसीव हुई है उस दिन जो बचे हुए डायरेक्टर्स है ना वो ऐसे नहीं होने चाहिए जिनमें ऐसे लोग हैं जो 1/3 है जिन्होंने ये हिंट दिया है कि हम ऑब्जेक्ट करने वाले हैं। तो उस केस में भी येट टू बी रिस्पॉन्डेड में अलॉन्ग विद द डायरेक्टर जिन्होंने एक्सप्रेस किया हुआ है कि हमें पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन से नहीं मीटिंग में चाहिए, वो लोग नहीं होने चाहिए, इसलिए आपको डेट के लिए वेट करना पड़ेगा, राइट। मूविंग टू जनरल मीटिंग्स, जनरल मीटिंग्स होती हैं जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स होती है, तो मेनली 3 तरीके की होती है, एजीएम, एओजीएम एंड क्लास मीटिंग्स। एजीएम एनुअल जो कि साल में एक बार होती है, ठीक है, वंस इन अ कैलेंडर ईयर होती है। फर्स्ट एजीएम जो है वो 9 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर हो जानी चाहिए, और जो बाकी की है दैट आर टू बी हेल्ड विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और गैप जो है वो 15 मंथ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, राइट। सो दे से दैट एजीएम इज टू बी विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द क्लोज, ठीक है, फॉर नॉट मोर देन 15 मंथ्स का गैप नहीं होना चाहिए, और हर साल होती है। एक्सटेंशन हो सकती है, हाँ, 15 मंथ्स में 3 मंथ्स की और एक्सटेंशन दे सकता है आरओसी अगर आपका रीजन जेन्युइन है, बट नॉट फॉर द फर्स्ट एजीएम। फर्स्ट एजीएम में ये एक्सटेंशन ग्रांट नहीं होती, उसके बाद जो है 15 में 3 और मंथ्स का एक्सटेंशन वो दे सकता है। डे टाइम एंड प्लेस की अगर हम बात करें तो बिजनेस आवर्स में होनी चाहिए बिटवीन 9 AM टू 6 PM। जो प्लेस है वो रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए या सम अदर प्लेस विद इन द सिटी, टाउन और विलेज इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। और अगर हम प्लेस की सॉरी डे की बात करें तो नेशनल हॉलिडे के अलावा कोई भी दिन हो सकता है। नेशनल हॉलिडे वो हॉलिडे होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की है, एंड फॉर द टाइम बीइंग इट्स 26 जनवरी, 15th ऑफ अगस्त एंड 2 अक्टूबर। इसमें 2 एक्सेप्शन आती हैं, वो बता देती हूँ। फर्स्ट एक्सेप्शन है अगर एक गवर्नमेंट कंपनी है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ले सकती है कि अगर हम कहीं और करवाना चाहते हैं फॉर द प्लेस। प्लेस के लिए मैं आपको 2 एक्सेप्शंस बता रही हूँ। पहला है गवर्नमेंट कंपनी कि वो अपनी मिनिस्ट्री से, अपने डिपार्टमेंट से पूछ सकती है कि हम कहीं पे और अपनी मीटिंग करवाना चाहते हैं तो वो करवा सकती है अगर मिनिस्ट्री उन्हें अलाउंस दे दे। दूसरा है सेक्शन 8 कंपनी। अगर सेक्शन 8 कंपनी बिफोर हैंड डिसाइड कर लेती है कि बिफोर हैंड हम वहां पे मीटिंग करेंगे तो वो भी कर सकती है, दोनों ही अलाउड है। मेन बिजनेस जो ट्रांजैक्टेड होते हैं जिन्हें हम ऑर्डिनरी बिजनेस एजीएम पे ट्रांजैक्ट होते हैं वो 4 ही होते हैं, बाकी बचे हुए सारे स्पेशल बिजनेस होते हैं। तो सबसे पहले कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड अपॉइंटमेंट एंड फिक्सेशन ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर्स, ये सारे होते हैं। पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट ऑफ एजीएम, अगर एजीएम कंडक्ट नहीं कराओगे तो डेफिनेटली पेनल्टी होती है। तो कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट पनिशेबल विद 1 लाख रुपीज, और अगर कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट है तो 5,000 पर डे, राइट। कॉलिंग ऑफ एजीएम, अब जो एजीएम है वो तो साल में एक बार होती है, तो 2 एजीएम्स के बीच में अगर हमें कोई जनरल मीटिंग करवानी है, शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना है, तो हम एजीएम कंडक्ट कराते हैं। ये बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकता है, ऑन रिक्विजिशन यानी कि ऑन रिक्वेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स हो सकता है, वो खुद भी कर सकते हैं, और बाय ट्रिब्यूनल हो सकता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सुओ मोटो यानी कि अपने आप उन्हें लग रहा है कि वी नीड टू टेक द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स, तो हमें वो करवानी है, तो बाय सो मोटो हो जाएगा। ऑन रिक्विजिशन, अब मेंबर्स को रिक्वेस्ट करनी है तो मेंबर्स जाके ईओजीएम के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। पहली बात, अगर शेयर कैपिटल है तो नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द वोटिंग राइट, ठीक है, 1/10 का ध्यान रखना। मैटर जो है वो स्टेट आउट कर दे, एंड टाइम है, इसमें टाइम लिमिट है कि कॉल करनी है विद इन 21 डेज और हेल्ड करनी है विद इन 45 डेज। कॉल करनी है विद इन 21 डेज और हेल्ड करनी है विद इन 45 डेज। लेकिन तब क्या होगा अगर बोर्ड इनकी बात नहीं सुनता, इनकी बात नहीं मानता, ना मीटिंग कॉल होती है 21 डेज में और ना मीटिंग हेल्ड होती है 45 डेज में, फिर क्या, फिर वो अपने आप कर लेंगे, राइट। सो बाय रिक्विजिशन इज देमसेल्व्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आई वुड से 100 सबसेक्शन 4 याद रखना। तो 21 डेज में अगर बोर्ड मीटिंग कॉल नहीं करता और 45 डेज में हेल्ड नहीं करता तो रिक्विजिशन खुद कर सकते हैं, एंड द मीटिंग शुड बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्विजिशन, वो कर सकते हैं। कन्वीनिंग द मीटिंग, ऑफ कोर्स वो अपने आप कन्वीन कर सकते हैं एट क्लियर 21 डेज प्रायर टू द प्रपोज डेज। अब उसकी खर्चा कौन देगा? अब ये एजीएम, ये डायरेक्टर वाली मीटिंग नहीं है, बोर्ड मीटिंग नहीं है, ये एजीएम है। एजीएम में काफी अच्छा खासा खर्चा होता है, बिकॉज वेन्यू चाहिए,
चाहिए, अगर रजिस्टर्ड ऑफिसर तो बहुत अच्छा, लेकिन खाना पीना और चीजें होती हैं और खर्चा होता है, वो खर्चा कौन करेगा? वो खर्चा करेगी कंपनी। कंपनी सारा पैसा रीइंबर्स करेगी रिक्विजिशनिस्ट का। रिक्विजिशनिस्ट जितना भी खर्चा करेंगे कंपनी उसे रीइंबर्स करेगी, ये बात याद रखना। और कंपनी जब रीइंबर्स कर देगी फिर वो निकालेगी उस डायरेक्टर की पॉकेट से, उस डायरेक्टर की रेम्युनरेशन से जिसकी वजह से ये सब हुआ है। तो ये चीज आप याद रखना कि जो भी खर्चा रिक्विजिशनिस्ट करेंगे वो रीइंबर्स करेगी कंपनी, और कंपनी ये निकालेगी डिफॉल्टिंग डायरेक्टर की जेब से, यानी कि उसके रेम्युनरेशन से वो माइनस कर लेगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखनी है। हाँ, नोटिस में सारी चीजें आपने बतानी है। स्पेशल रेजोल्यूशन है, नोटिस साइन होना चाहिए, रिक्विजिशनिस्ट जो है वो नोटिस को साइन करे, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। सर्विस ऑफ नोटिस जो है वो विद इन 3 days ऑन विच द रिक्विजिशनिस्ट डिपॉजिट हो जाना चाहिए। नो मीटिंग कन्वीन्ड, अगर मीटिंग कन्वीन नहीं होती है तो फिर डेफिनेटली वो जो लिस्ट ले सकते हैं वो है। मोड ऑफ गिविंग द नोटिस वही सेम है। देन बाय ट्रिब्यूनल, अच्छा इसमें एक और चीज का ध्यान रखना है। अब बाई चांस रिक्विजिशनिस्ट ने मीटिंग कंडक्ट की और मेंबर्स आए ही नहीं, ठीक है, तो नॉर्मल सिनेरियो क्या होता है, अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है, कोरम नहीं बनती है, तो मीटिंग एडजर्न हो जाती है। लेकिन इस केस में 100 सबसेक्शन 4 के केस में अगर मीटिंग कॉल्ड बाय रिक्विजिशनिस्ट में कोरम नहीं बनती है तो मीटिंग कैंसिल होती है, एडजर्न नहीं होती, मीटिंग कैंसिल होती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, एडजर्नमेंट का टॉपिक आता है, उसमें हमेशा आपने चीज मेंशन करनी है कि बाकी कंपनीज में, बाकी मीटिंग्स में तो मीटिंग एडजर्न होती है, लेकिन सेक्शन 100 सबसेक्शन 4 में मीटिंग कैंसिल हो जाती है। अगर तुम इतना शोर मचा रहे हो और तुम्हारा कोरम भी नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट। मूविंग अहेड टू बाय ट्रिब्यूनल, बिल्कुल ट्रिब्यूनल भी कह सकती है कंपनियों की भाई मीटिंग कॉल करो, ठीक है, ऑर्डर कर सकती है ट्रिब्यूनल और गिव सच एंसिलरी डायरेक्शंस के मीटिंग जो है वो कॉल करनी पड़ेगी। अब 3 तरीके की रेजोल्यूशंस होती है, एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक स्पेशल रेजोल्यूशन, एक रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। इसकी जो वर्डिंग है ना उस पर ध्यान देना। नॉर्मली बच्चे कहते हैं 50%, 75%, ऐसे नहीं, वर्डिंग्स पे ध्यान दो। जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है वो होती है जहां पे वोट्स इन फेवर प्लस द कास्टिंग वोट, कास्टिंग वोट होती है जो सेकंड वोट दी जाती है चेयरमैन को, इन केस दोनों पार्टीज में इक्वल वोट्स आ जाती है तो कास्टिंग वोट दी जाती है चेयरमैन को। तो फेवर एंड वोट इज मोर देन वोट्स अगेंस्ट द रेजोल्यूशन, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने लिखना है वोट्स कास्ट इन फेवर प्लस द कास्टिंग वोट आर एक्सीडिंग अगेंस्ट द वोट्स अगेंस्ट। और स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है? स्पेशल रेजोल्यूशन होता है व्हेन वोट्स कास्ट इन फेवर आर नॉट लेस देन 3 times वोट्स कास्ट अगेंस्ट। तो 3 times कास्ट, जो जितने वोट्स अगेंस्ट कास्ट हुए ना उसको इंटू 3 कर लेना, उससे ज्यादा फेवर में होने चाहिए। और स्पेशल रेजोल्यूशन के केस में MGT 14 हमेशा फाइल किया जाता है। अब तीसरी चीज आती है स्पेशल नोटिस। स्पेशल नोटिस का जो केस है वो भी आता है, नोटिस टू मूव द रेजोल्यूशन शैल बी गिवन टू द कंपनी। स्पेशल नोटिस जो है वो नॉट अर्लियर देन 3 months बट 14 days बिफोर द मीटिंग जो है वो सबमिट कराना पड़ता है। कंपनी ऑन रिसीविंग द नोटिस, जब नोटिस आ गया मेंबर से तो 7 days बिफोर द मीटिंग सर्कुलेट करना पड़ता है। ऑन रिसीविंग शैल गिव द नोटिस टू द मेंबर्स, ठीक है। फिर आती है बारी नोटिस ऑफ अ मीटिंग। हाँ, एजीएम के बोर्ड के केस में कितना था? नॉट लेस देन 7 days। एजीएम के केस में है नॉट लेस देन 21 क्लियर डेज, दैट मीन्स एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ नोटिस एंड द डेट ऑफ मीटिंग, एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ नोटिस एंड डेट ऑफ मीटिंग, ये बात याद रखनी है। हाँ, नोटिस में डे डेट टाइम सब कुछ होना चाहिए, एजीएमएस में होना चाहिए डे डेट टाइम प्लस प्रॉक्सी। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जनरल मीटिंग में जब आप ई वोटिंग वाला जो प्रोसीजर्स वाला टॉपिक है ना वो आप कर लेना, सेपरेट वीडियो में है, तो उसमें ना जो भी आपने चीज देनी है, आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की परमिशन देनी है, आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो भी देना है, हर चीज नोटिस में लिखो, हर चीज नोटिस में लिखो, हमेशा ये चीज याद रखना, राइट। मूविंग है टू शॉर्टर नोटिस, बिल्कुल यहाँ पे भी शॉर्टर नोटिस का पूरा अलाउड है। इनफैक्ट आप अमेंडमेंट्स करना, क्योंकि अमेंडमेंट्स में ना एक क्वेश्चन है कि एक ही दिन जनरल मीटिंग और बोर्ड मीटिंग हो सकती है या नहीं, तो वो आपने ध्यान से पढ़ना है कि एक ही दिन में जनरल मीटिंग या बोर्ड मीटिंग हो सकती है या नहीं। मैं आपको अभी भी बता दूंगी एक बार, क्योंकि हो सकता है वो क्वेश्चन पूछा जाए, वो क्वेश्चन फॉर्म में ही है अमेंडमेंट्स में। तो शॉर्टर नोटिस हो जाएगा अगर 95% ऑफ द मेंबर्स जो है वो कॉन्सेंट दे दे। अगर एजीएम की बात करें तो नॉट लेस देन 95% ऑफ द मेंबर्स हु आर entitled to vote, और केसेस में भी 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल नहीं है तो 95% ऑफ टोटल
टोटल वोटिंग पावर। एक क्वेश्चन इसमें वो कहते हैं कि क्या एक ही दिन हम बोर्ड मीटिंग हुई, बोर्ड में डिसाइड हुआ, 95% कॉन्सेंट आ गया जो शॉर्टर नोटिस का है कि आज ही बोर्ड जनरल मीटिंग कर सकते हैं, तो क्या हम जनरल मीटिंग करवा सकते हैं? तो सबसे पहले आप बताओगे हाँ शॉर्टर नोटिस है, 95% रिक्वायर्ड है, 95% मिल गया तो हम जनरल मीटिंग करवा सकते हैं। लेकिन एक और प्रोविजन है प्रॉक्सी का, तो प्रॉक्सी के लिए हमें कम से कम 48 आवर्स का टाइम तो उन्हें देना पड़ेगा, राइट? तो वो टाइम कहाँ गया? तो इसीलिए आप उस केस पे एक ही दिन में बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग नहीं करा सकते हो। इसके बाद उसी का बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है अगर 100% ऑफ मेंबर्स कॉन्सेंट दे दे तो क्या हम करवा सकते हैं? यस, अगर 100% ऑफ मेंबर्स कॉन्सेंट दे देते हैं तो बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग एक ही दिन में करवा सकते हैं। अदरवाइज जो है आपको देखना पड़ेगा। 95% के केस में आपने प्रॉक्सी वाला जो क्लॉज है वो जरूर बताना है, राइट? सो जो जनरल मीटिंग का नोटिस है वो किस किस को भेजना है? सबसे पहले हर एक मेंबर को भेजना है, नॉमिनी लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज मेंबर को भेजना है, असाइनी ऑफ एन इंसॉल्वेंट मेंबर को भेजना है, ऑडिटर को जरूर भेजना है, और ऑडिटर का आना भी जरूरी है, या तो वो खुद आए या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजे, ठीक है? हर डायरेक्टर को भेजे, लेकिन हमने तो नोटिस ऑडिटर को भेजना है, डायरेक्टर को भेजना है, डिबेंचर ट्रस्टी को भेजना है, लिक्विडेटर को भेजना है, टू अदर स्पेसिफाइड पर्सन। बेसिकली ऑलमोस्ट सबको ही जाता है, लेकिन ये जो लिस्ट है ना ये आपको थोड़ा सा सुफाइज कर देगी। हर जगह पे पढ़ोगे तो अलग अलग दे रखा होता है, कहीं कुछ मिसिंग होता है, कहीं कुछ। दिस इज वन ऑफ द लिस्ट स्टडी मटेरियल में दे रखी है, तो ये मेरे को काफी हद तक इंक्लूसिव लगती है, राइट? मूविंग हेड टू द नेक्स्ट थिंग, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट पे ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि वो आपको कह सकते हैं कि आप फ्रेम करो। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आती है स्पेशल बिजनेस के केस में, नोटिस के साथ जाती है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कुछ नहीं है, अगर आपको ड्राफ्ट करने के लिए आ जाती है एग्जाम में, आप जिस चीज के बारे में भी बोल रहे हो, जिस चीज का भी रेजोल्यूशन, उस रेजोल्यूशन उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। पहले सोचना किस चीज के बारे में, अगर बाय बैक के बारे में या किसी और चीज के बारे में, तो ध्यान से सोचना और उसी के बारे में सारी डिटेल जो है आपने लिख देनी है, ठीक है? मूविंग फॉरवर्ड टू द कोरम ऑफ जनरल मीटिंग। अब जनरल मीटिंग में कोरम कैसे होती है? अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए अगर मेंबर्स 1000 से कम है, 15 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए अगर 1000 से 5000 के बीच में, और 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए अगर वो 5000 से ज्यादा है। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है पर्सनली प्रेजेंट। पर्सनली प्रेजेंट का मतलब ये है कि प्रॉक्सी को हम कोरम में काउंट नहीं करते। जो प्रॉक्सी होते हैं ना, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो जनरल मीटिंग की कोरम में काउंट नहीं होते। और अगर प्राइवेट कंपनी है तो उस केस में 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट काफी है। अब आपको पता है कि वन मैन मीटिंग भी हो सकती है। हाँ, ये कुछ जुडिशियल डिसीजंस आए थे जिसके चलते 3 एक्सेप्शंस है। वैसे तो देखो हम हर जगह पे कहते हैं कि जितने भी लोअर मेंबर्स होंगे नॉट लेस देन 2, नॉट लेस देन 2 होता है, लेकिन वन मैन मीटिंग हो सकती है। फर्स्ट, अगर एक पूरी क्लास के शेयर्स, फॉर एग्जाम्पल प्रेफरेंस शेयर, तो सारा ही एक बंदा होल्ड करके बैठा है तो वो अकेला ही मीटिंग करेगा, क्लास मीटिंग, वन मैन मीटिंग। सेकेंडली, व्हेन डिफॉल्ट एजीएम का डिफॉल्ट हो गया, उस केस में ट्रिब्यूनल अगर ऑर्डर कर देता है कि आप वन मैन मीटिंग करा लो, प्रेजेंट इन पर्सन या थ्रू प्रॉक्सी आप करवा सकते हो। थर्डली, इम्प्रैक्टिकेबल है, ये पॉसिबल नहीं है कि हम मीटिंग करा सके, तो ट्रिब्यूनल अलाउ कर सकते हैं कि आप वन पर्सन वन मैन की मीटिंग करा लो इन पर्सन या थ्रू प्रॉक्सी, ठीक है? अगर मीटिंग नहीं होगी, सॉरी, अगर कोरम नहीं होता, उसके कंसिक्वेंसेज ये होते हैं कि मीटिंग जो है वो एडजर्न हो जाती है, सेम टाइम सेम प्लेस टू द नेक्स्ट वीक, और एट सच अदर टाइम एज बोर्ड में डिटरमाइन। और अगर ये कॉल्ड बाय रिक्विजिशनिस्ट है तो ये कैंसिल हो जाती है। ये चीज हमेशा याद रखना, अंडर सेक्शन 100 सब सेक्शन 4 अगर पहली मीटिंग पे कोरम नहीं आती तो वो एडजर्न नहीं होती, कैंसिल होती है। एडजर्न मीटिंग्स ऑफ कोर्स वो एक तरीके से आई वुड से कंटिन्यूशन ऑफ द ओरिजिनल मीटिंग होती है, ठीक है? और अगर एडजर्न मीटिंग पे भी कोरम नहीं आती, ठीक है, इतने महान लोग हैं, आधे घंटे में नहीं आती, तो जो भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं नॉट लेस देन 2 वो कोरम बन जाती है। अब ये थोड़ी है कि मेंबर्स आएंगे नहीं तो मीटिंग ही नहीं होगी, ठीक है? रेजोल्यूशन पास्ड इन एडजर्न मीटिंग, सिंपल एक फंडा हमेशा याद रखना, जो रेजोल्यूशन जिस दिन पास हुआ है उसी डेट से वो इफेक्टिव होगा। अगर कोई रेजोल्यूशन ओरिजिनल मीटिंग पे पास हुआ है तो वो उस दिन से इफेक्टिव होगा, अगर कोई रेजोल्यूशन एडजर्न मीटिंग पे पास हुआ है तो वो उस दिन से इफेक्टिव होगा। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि एडजर्न मीटिंग का रेजोल्यूशन है तो वो ओरिजिनल डेट से इफेक्टिव होगा, नहीं, वो उसी डेट से इफेक्टिव होगा जिस दिन से वो पास हुआ है, ठीक है? चेयरमैन ऑफ द मीटिंग वो ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं, ठीक है? फिर बारी आती है प्रॉक्सी की। प्रॉक्सी होते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर मेंबर खुद नहीं आ सकता तो वो अपना प्रॉक्सी भेज देता है। 105 में है, वन पर्सन वो ओनली मेंबर कैन अपॉइंट अ प्रॉक्सी, प्रॉक्सी मेंबर हो ना हो कोई बात नहीं, सेम पर्सन जो है वो 50 मेंबर से ज्यादा का प्रॉक्सी नहीं हो सकता, ठीक है? 50 मेंबर से ज्यादा का प्रॉक्सी नहीं हो सकता। देन प्रॉक्सी शुड नॉट बी काउंटेड इन कोरम, ये हमने पढ़ लिया। और 48 आवर्स का जो टाइम है वो आपने कंसिडर जरूर करना है, ठीक है? 48 आवर्स का टाइम कंसिडर करना है। देन वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड, शो ऑफ हैंड्स वोटिंग
चल जाती है, एज अ चेयरमैन डिसाइड करना है ऐसा। अदरवाइज कहाँ पे नहीं चलती है, अगर पोल डिमांड हो जाए या इलेक्ट्रॉनिकली, अगर पोल डिमांड हो जाए इलेक्ट्रॉनिकली। ये क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना पूरा का पूरा पावर जो है वो चेयरमैन को दे रखा है। यहाँ पे अगर चेयरपर्सन ने कह दिया कि हाँ येस है तो येस है, नो है तो नो है, और वो कंक्लूसिव एविडेंस है, दैट इज अ कंक्लूसिव एविडेंस, यानी कि कोई आप उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, आप ये नहीं कह सकते कि ये गलत कह रहा है। दैट इज वाई शो ऑफ हैंड्स को कोई ज्यादा अच्छा नहीं समझा जाता। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जो है वो आजकल काफी ज्यादा चल रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से पूरे आपको सब कुछ पता चल जाता है इलेक्ट्रॉनिकली, और इसमें दोनों चीजें आती हैं, मीटिंग में भी और रिमोट ई वोटिंग में भी। रिमोट ई वोटिंग में लोग घर से वोट कर सकते हैं। इसके सारे प्रोसीजर जो है वो उस वीडियो में आपको मिल जाएंगे, प्रोसीजर वाली वीडियो में। आई डेफिनेटली लिंक इट बिलो। राइट, देन डिमांड फॉर पोल, डेफिनेटली जो हमारे मेंबर्स हैं वो पोल डिमांड कर सकते हैं। इन केस कंपनी इज हैविंग अ शेयर कैपिटल, तो उस केस में एग्रीगेट 1/10, एग्रीगेट टू नॉट लेस देन 5 lakhs, और सच हायर अमाउंट वो डिमांड कर सकते हैं। कोई और कंपनी है तो नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल पावर। पोस्टल बैलेट में क्या होता है, पोस्टल बैलेट में बेसिकली ये चीज है कि पोस्टल बैलेट में बाय पोस्ट जो है वो रेजोल्यूशन भेजा जाता है, और जो शेयर होल्डर है वो टिक या क्रॉस करके वापस उस एनवलप में डाल के उसे वापस भेज देते हैं। मैक्सिमम पीरियड इसका 30 days होता है, ठीक है। पोस्टल बैलेट आपने कहाँ पे यूज नहीं करना है, अगर ऑर्डिनरी बिजनेस में नहीं करना, और जहां पे डायरेक्टर्स या ऑडिटर्स की से होनी चाहिए वहां पे नहीं करना, ठीक है। मूविंग टू द लास्ट टॉपिक, इसके जितने भी प्रोसीजर्स हैं उस वीडियो से एक बार देख लेना, आपको काफी हद तक पता चल जाएगा। जो वर्चुअल मीटिंग्स हैं, अब ये नया कॉन्सेप्ट आ गया स्पेशली कोविड के बाद, वर्चुअल मीटिंग्स है। बिल्कुल हमने बोर्ड मीटिंग में भी पढ़ा था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवीएम से सब कुछ अलाउड है, ऑफ कोर्स अलाउड है, जहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती। टाइप्स ऑफ मीटिंग्स, अगर सेम प्लेस सेम टाइम सेम प्लस, तो कन्वेंशनल मीटिंग्स है। डिफरेंट टाइम डिफरेंट प्लेस के केस में दिस प्रोजेक्ट मीटिंग्स हो गई, कॉन्फ्रेंस कॉल्स हो सकती हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस हो सकती हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स, वेब रेफरेंसेस। अगर डिफरेंट टाइम है तो ईमेल कर लो, रिकॉर्डिंग्स, ये सारी चीजें हो सकती हैं। वर्चुअल बोर्ड मीटिंग्स बिल्कुल अलाउड है, पूरा ऑथराइजेशन है। अगर डायरेक्टर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड से करना चाहते हैं कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वेन्यू, यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, वेन्यू वही माना जाता है जहां पे मीटिंग हो रही है बेसिकली। राइट, तो ये हम ऑथराइज करते हैं। वेन्यू जो नोटिस में सेट फोर्थ है ना, हम वही वेन्यू मानते हैं। ऐसा नहीं है आधे लोग घर पे बैठे हैं तो उनका वेन्यू वो हो जाएगा, नहीं, जहां पे मीटिंग कंडक्ट हुई, जहां नोटिस मेंशन कर रहा है वही वेन्यू होगा। राइट, मूविंग अहेड टू रोल ऑफ चेयरपर्सन कंपनी सेक्रेटरी। अब ये सारी सिचुएशन में ना कंपनी सेक्रेटरी और चेयरपर्सन का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज उन्हें ये देखना पड़ता है कि जो पर्सन सामने बैठा है वही बैठे, कोई और साथ में ना हो। उसकी रिकॉर्डिंग्स लेना, उसे ध्यान से रखना, फिर वहां से मिनट्स बनाना। सो इट्स नॉट दैट इजी जितना कि लगता है कि इट्स सो इजी, बस बैठ जाओ। इट इज नॉट लाइक दैट, राइट, स्पेशली फॉर कंपनी सेक्रेटरी एंड chairperson, it is a little difficult task, right? Then can you do AGM EGM virtually? Yes you can। कोई अब तो कोई लिमिटेशन भी नहीं रही है, ठीक है। पहले जैसे लिमिटेशन थी वो 5 जो अलाउ नहीं किए थे, अब वो भी अलाउंस दे दिया। अब कोई भी आप जो ट्रांजैक्शन है वो एजीएम के थ्रू कर सकते हो। एडवांटेजेस बहुत है, बहुत सारे शेयर होल्डर्स आ जाएंगे सेम टाइम पे, ऑन ट्रैवल कॉस्ट, कहीं पे भी आप बैठे एंजॉय कर सकते हो, ज्यादा पार्टिसिपेशन होगी, ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी होगी, ठीक है। हालांकि ऑन अ ब्रॉडर नोट पैसा कम लगेगा, ठीक है। तो डिफिकल्टीज क्या है, क्या डिफिकल्टीज भी होती हैं? बिल्कुल होती है, कंपनी के लिए तो होती है, ठीक है। डिफिकल्टी है, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, ठीक है। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, लॉग इन हर एक को प्रोवाइड करो, रजिस्ट्रेशन कराओ, डाटा सिक्योरिटीज, ठीक है। कस्टमाइज इंस्टेंट रिजल्ट स्क्रीन होनी चाहिए, अलाउइंग द चॉइस ऑफ डिवाइस। अब ऐसा ना हो कि आप बोलो से सिर्फ लैपटॉप से वो उसमें भी चले, मोबाइल में भी चले, एंड्रॉइड में भी चले, iOS में भी चले, तो ये सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी मस्ट बी सिक्योर, दे मस्ट प्रोवाइड अ डिजिटल रिकॉर्डिंग, ये सब चीजें करनी पड़ती है। इनफैक्ट अब तो क्या कह दिया उन्होंने कि टॉप 100 सॉरी लिस्टेड एंटिटीज हैं, वो तो 1 वे लाइव वेबकास्ट भी करें अब, एनुअल जनरल मीटिंग्स का। तो इस तरीके से हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं, तो वो आपको देखने पड़ेंगे। सो विद दिस वी एंड ऑल द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ पार्ट बी। आई विल लिंक द अदर रिलेटेड वीडियोज विद इट। क्या क्या वीडियोज आपने देखनी है मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। फर्स्ट जो है आपने अमेंडमेंट जरूर देखनी है, ठीक है। अमेंडमेंट्स कंपनी लॉ की 2 वीडियोज हैं, वो जरूर देखनी है, और पार्ट बी के अमेंडमेंट की एक अलग से वीडियो वो आप देख लो, ठीक है। दूसरी बात, आपने न्यूमेरिकल्स की वीडियोस जरूर देखनी है और प्रोसीजर्स एंड मिनट्स की वीडियोस देखनी है। बाकी पार्ट सी की का जो रिविजन है वो मैंने पिछले सेशन में करवाया था, एंड दैट इज more or less the same, उसमें ज़्यादा changes नहीं है। I'll link that video below and I will upload part A tomorrow. So all the best for company law। इसे ध्यान से कर लेना, part B is very very important, conceptually समझना और वहाँ concept based answer लिखना, you will definitely get good marks। All the best, bye bye, I'll see you tomorrow with another video।